वेल, आई डोंट माइंड रूहान अंकल। अब यही है तो यही सही। रूहान बत्रा की चेतावनी के बाद वीर उनसे कहता है, और इतना कहते ही वीर एक कदम पीछे की तरफ लेता और अपना पीकॉक क्रॉसबो बुलाता है। पीकॉक क्रॉसबो को बुलाते ही वीर अपने तरकश से एक रेवन फेदर बोल्ट निकालकर उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोड करने लग जाता है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ही जोश होगा, हैं? यू नो, बड़ी बड़ी बंदूकें एंड ऑल, लेकिन एक क्रॉसबो तो बिल्कुल भी नहीं। वीर को अपना क्रॉसबो निकालकर अपनी तरफ एम करता हुआ देखते हुए रूहान बत्रा इंसल्टिंग आवाज में वीर से कहते हैं। रूहान बत्रा को मुराद ग्रह पर रहते हुए एक अरसा बीत गया था और इतने समय में रूहान बत्रा ने बहुत सी चीजें देख ली थीं। यहां तक कि उन्होंने एक सीक्रेट ब्लड क्रॉसबो को एक सीक्रेट ब्लड बोल्ट के साथ इस्तेमाल करते हुए भी देखा था। और यही वजह थी कि रूहान बत्रा को इस बात पर पूरा पूरा विश्वास था कि उनके अगेंस्ट एक क्रॉसबो पूरी तरह से बेकार होगा। पर हां, वहीं अगर दूसरी तरफ इस समय वीर के हाथ में क्रॉसबो न होकर कोई दूसरा ऑर्डिनरी बो होता, तब शायद रूहान बत्रा को थोड़ी घबराहट जरूर होती। उस तरह के बो की पावर उसके चलाने वाले से आती है और उस तरह के हथियारों को मैजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी स्पेशल पावर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर वो एक ऐसा हथियार होगा जिससे रूहान बत्रा खुद को हिट करने से बचाना चाहेंगे। लेकिन क्रॉसबो एक ऑर्डिनरी बो से काफी ज्यादा अलग होता है, क्योंकि एक क्रॉसबो की पावर हमेशा ही इस बात से डिराइव्ड होती है कि उसे पहले किस तरह से मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसीलिए उनकी पावर की एक लिमिटेशन होती है। यहां तक कि रूहान बत्रा जैसे एक एलीट के अगेंस्ट एक सीक्रेट ब्लड बोल्ट भी पूरी तरह से यूजलेस होगा। और अपने मन में बस इसी ख्याल के साथ रूहान बत्रा अपनी एंसर स्वॉर्ड को और भी ज्यादा पावर और स्पीड के साथ घुमाते रहते हैं कि तभी पैंग, वीर ट्रिगर दबाता है और उसके ट्रिगर दबाने के अगले पल ही उसके क्रॉसबो मजल से एक काले रंग का फ्लैश स्पार्क होता है, और इससे पहले कि रूहान बत्रा कुछ भी समझ पाते उनके चेहरे के सामने एक काले रंग का बोल्ट होता है, जिसे देखकर रूहान बत्रा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आफ्टर ऑल, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बोल्ट के पास कभी भी इतनी ज्यादा कमाल की और खतरनाक स्पीड होगी, और क्योंकि उस बोल्ट को बहुत ही करीब से फायर किया गया था, इसीलिए ऐसा भी नहीं लग रहा था कि रूहान बत्रा उसे चाहकर भी डॉज नहीं कर पाएंगे। लेकिन रूहान बत्रा एक बहुत ही डरावने एल्डर थे और उनकी रिएक्शन स्पीड्स का किसी से भी कहीं कोई मुकाबला नहीं था। अपनी आंसर स्वॉर्ड के साथ उन्होंने उस ब्लैक फेदर बोल्ट को ब्लॉक कर दिया और फिर टॉं, अगले ही पल अच्छी खासी स्पीड के साथ आंसर स्वॉर्ड की ब्लेड रूहान बत्रा की तरफ तेजी से आने वाले बोल्ट को डिफ्लेक्ट कर देती है, और फिर पलक झपकते ही देखते रूहान बत्रा की पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड आंसर स्वॉर्ड दो टुकड़ों में कटने के बाद और फिर कई और टुकड़ों में बंटकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। साथ ही साथ ब्लैक फेदर बोल्ट की फोर्स की वजह से रूहान बत्रा की बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन पर 2 से 3 मीटर लंबे मार्क्स बन जाते हैं, और फिर पॉप, रूहान बत्रा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। शौक में अपनी आंखें बड़ी करते हुए रूहान बत्रा की आंखें वीर के चेहरे में मौजूद क्रॉसबो पर टिक जाती हैं। उन्हें चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक क्रॉसबो के अंदर इतनी ज्यादा पावर मौजूद हो सकती है। वीर को यह देखने में देर नहीं लगती कि उसके पहले बोल्ट ने रूहान बत्रा को जान से नहीं मारा, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के वो एक और रेवन फेदर बोल्ट को लोड करता है और एक बार फिर से फायर करता है, और एक बार फिर से काले रंग की एक स्ट्रीक रूहान बत्रा की तरफ बढ़ने लगती है। रूहान बत्रा चिल्लाते हैं और उनके चिल्लाने के साथ ही उनके आसपास क्लाउड्स नजर आने लगते हैं, जो उनकी पूरी बॉडी को रुई के सफेद पफ से भर देते हैं। उसके ठीक तुरंत बाद वीर के दूसरे बोल्ट को डॉज करने के लिए वो तुरंत ही उड़ना शुरू कर देते हैं। वाकई में बत्रा फैमिली की 7 ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। रूहान बत्रा को तेजी से अपनी जान बचाकर भागता हुआ देखकर वीर उसे बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है, लेकिन उसके हाथ फिर भी नहीं रुकते हैं, और एक बार फिर वीर अपना क्रॉसबो लोड करता है और एक के बाद एक फायर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रूहान बत्रा को बचकर भागने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता है। रूहान बत्रा को लगा था कि पहले बोल्ट को डॉज करने के बाद वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर अगले ही पल
रूहान बत्रा को रियलाइज होता है कि वो बोल्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे खतरनाक और फॉर्मिडेबल हथियार का सामना करने की तो वो हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, खास करके तब जब रूहान बत्रा ये जानते भी नहीं थे कि वीर के क्रॉसबो में ऐसी क्या खास बात है और उसके अंदर इतनी खतरनाक पावर किस तरह से मौजूद है। और तो और रूहान बत्रा ने यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर का क्रॉसबो इतनी तेजी से फायर करने की काबिलियत रखता होगा। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट एक पिस्टल के जैसा था। रूहान बत्रा आसमान में काले रंग के बोल्ट्स को अपने बगल में से जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूहान बत्रा के लिए इस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर रोने से उन्हें वीर की दया मिल सकती तो इस समय उन्होंने वीर के सामने रो रोकर अपनी जान की भीख मांग ली होती। लेकिन फिलहाल रूहान बत्रा के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए अपने दांत भींचते हुए वो किसी क्रीपी बिना सिर वाली चिड़िया की तरह हवा में उड़ते हुए चले जा रहे थे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करते हुए। अपने अजीब से मूवमेंट्स के साथ रूहान बत्रा किसी असली की चिड़िया से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट नजर आ रहे थे। हालांकि फिर चाहे रूहान बत्रा इस समय कितने ही ज्यादा स्ट्रांग या तेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपनी तरफ आने वाले बोल्ट्स की बारिश को डॉज कर पाना उनके लिए भी मुश्किल हो गया था। और यही वजह थी कि 4 बोल्ट्स को डॉज करने के बाद रूहान बत्रा चाहकर भी उन बोल्ट्स को डॉज नहीं कर पाए जो इन 4 बोल्ट्स के बाद उनकी तरफ आ रहे थे। और अगले 2 ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट्स रूहान बत्रा की बॉडी को ऑलमोस्ट छूकर निकल गए थे, लेकिन उन ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट्स के साथ जो हवा के झोंके आए थे उसने उनकी बॉडी को इस तरह से रैटल कर दिया था कि रूहान बत्रा के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलना शुरू हो गया था। और तब रूहान बत्रा के लिए चाहकर भी अपना फॉर्मेशन मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। और फिर अगले ही पल एक साथ 4 बोल्ट्स की आंधी उनकी बॉडी को पियर्स कर देती है। वीर के ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट्स रूहान बत्रा ने जो सेक्रेड ब्लड आर्मर पहना हुआ था उसके थ्रू चीरते हुए ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि मक्खन के थ्रू एक गरम गरम चाकू। ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट्स की कमाल की पावर रूहान बत्रा को दर्जनों मीटर्स दूर फेंक कर उन्हें क्लिफ साइड के पास पिन कर देती है। रूहान बत्रा का यह हाल देखकर सावंत मोदी गुस्से में चिल्लाता है और जैसे ही सावंत मोदी चिल्लाता है वीर पलटकर उसकी तरफ एक और ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट फायर कर देता है और फिर पैंग, वीर का ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट सावंत मोदी की ग्रेट स्वॉर्ड के इस कदर टुकड़े टुकड़े कर देता है कि वो तलवार किरकिरी से ज्यादा नहीं बची थी। लेकिन उसके बावजूद वीर के ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी और आगे बढ़ते हुए वो ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट सावंत मोदी के दाहिने हाथ को पियर्स कर देता है। हालांकि बात और थी कि सावंत मोदी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वीर के जिस ब्लैक रेवन फेदर बोल्ट से उसके हाथ में चोट लगी थी उससे उसे कुछ फील ही नहीं हुआ था। और अगले ही पल वो पागलों की तरह अपना पंच वीर के चेहरे की तरफ बढ़ाने लगता है। रूहान बत्रा से तुम्हें ऐसा भी क्या फायदा मिल रहा है? हाँ, आखिर क्यों रूहान बत्रा के लिए तुम इस तरह से खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हो? एक कदम पीछे लेकर सावंत मोदी की तरफ से अपनी ओर आने वाले पंच को डॉज करते हुए वीर उससे कहता है। सावंत मोदी की पंचिंग स्किल उसकी स्वॉर्ड फाइटिंग की काबिलियत से कहीं ज्यादा इंफीरियर थी और यही वजह थी कि वो वीर के लिए कहीं से भी कोई खतरा नहीं था। उन्होंने मेरी जान बचाई थी और इसीलिए अब ये मेरा फर्ज है कि मैं उनके इस एहसान का बदला चुका सकूं। अपने दांत भींचते हुए सावंत मोदी वीर से कहता है और वीर की तरफ और भी ज्यादा पंचेस मारना शुरू कर देता है। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इतना कहकर वीर सावंत मोदी के सर पर स्लैप करता है जिसकी वजह से सावंत मोदी नीचे गिर जाता है। रही बात रूहान बत्रा के साथ आने वाले बाकी के लोगों की, तो उन सब ने तो इस समय ऑलरेडी हिल्स की तरफ भागना शुरू कर दिया था। आफ्टर ऑल, जब रूहान बत्रा जैसा पावरफुल कैरेक्टर एक बोल्ट से इस तरह से डिफीट हो सकता है तो ऐसे में उनकी खुद की जान के साथ क्या हो सकता है, इस बारे में सोचने की भी वो लोग हिम्मत नहीं कर सकते थे। उल्टा इस समय तो उनका दिल कर रहा था कि उनके पास हाथ पैर के एक्स्ट्रा सेट हों ताकि वो और भी ज्यादा तेज स्पीड से वहां से भाग कर जा सकें।
वो लोग तो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक सिंपल से दिखने वाले उस क्रॉसबो में इतनी पावर कैसे हो सकती है। मानो किसी पिस्टल की तरह इतनी खतरनाक पावर के साथ वो अकेला क्रॉसबो रूहान बत्रा जैसे पावरफुल इंसान पर भी भारी पड़ गया। तो ऐसे में उन सब का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही सबके डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। पर खैर, वीर का भागते हुए लोगों के पीछे जाने का कोई इरादा भी नहीं था और न ही उसे उन लोगों से कोई फर्क पड़ता था। बल्कि वीर तो उल्टा क्लिफ साइड की तरफ जाने लगता है, जहां पर इस समय रूहान बत्रा पिंड था। रूहान बत्रा की बॉडी में इस समय 4 खून से सने हुए बोल्ट्स स्टिक्ड थे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अभी भी मरे नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उन रेवन फेदर बोल्ट्स को अपने शरीर से निकालने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे। बोल्ट्स के आगे की तरफ के फेदर्स तो किसी सिल्क के जैसे सॉफ्ट थे, लेकिन पीछे के फेदर्स दर्जनों रेजर ब्लेड्स के जैसे कट कर रहे थे। तो ऐसे में अगर रूहान बत्रा उन्हें निकालने की कोशिश भी करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स और बोन्स सब के सब चूर चूर हो जाएंगे। और रूहान बत्रा, आई मीन हमारे प्यारे रूहान अंकल, मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपने एक बात तो सच कही थी। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था। रूहान बत्रा की घायल और अधमरी बॉडी के सामने खड़े होकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। रूहान बत्रा की ऑलमोस्ट अधमरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए वीर को इस समय जो सुकून मिल रहा था, उसे वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था। वीर रहे जा, तो मुझे जान से मारने की हिम्मत करोगे? मुझे, रूहान बत्रा को? अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो बत्रा फैमिली तुमसे अपना बदला जरूर लेगी। इन सबसे अगर तुम्हें कुछ हासिल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दर्द और दुख। गुस्से में आग बबूला होते हुए रूहान बत्रा वीर से कहते हैं, लेकिन उनके लिप्स के पीछे से खून निकलते रहने की वजह से वो शब्द जो वो वीर से कहना चाहते थे, वो कहते समय उन्हें खांसी आ गई थी। जो शब्द एक्चुअल में एक खतरनाक वार्निंग होनी चाहिए थी, वो दरअसल एक दयनीय नजारे से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा था। अगर आप वाकई में जिंदा रहना चाहते हैं तो मुझे 7 ट्विस्ट सीखने के सभी सीक्रेट्स बताइए। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर रूहान बत्रा से कहता है। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा? तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे दुगुने तिगुने साल मैंने यहां मोरा ग्रह पर बिताए हैं। बल्कि जिस समय पर मैं यहां की जमीन पर घूम रहा था उस समय तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा। और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसा कुछ अल्टीमेटम दो? हां? रूहान बत्रा का मुंह इस समय खून से भरा हुआ था और वो हंसते हुए वीर से कहने के बाद वीर के सामने खून थूकते हैं। उसके बाद रूहान बत्रा अपने दांत भींचते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में मौजूद खून काले रंग का हो जाता है और अगले ही पल रूहान बत्रा की पल्स रुक जाती है। ये मर गया क्या? इस बात को इंश्योर करने के लिए वीर रूहान बत्रा की बॉडी को एग्जामिन करता और फिर रूहान बत्रा को शॉक में देखने लगता है। आफ्टर ऑल उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इविल बूढ़ा लोमड़ इतना ज्यादा वाइल्ड होगा कि खुद को जान से मारने के लिए वो पॉइजन का इस्तेमाल कर लेगा। मुझे वाकई में इतनी बड़ी फैमिली के प्रोमिनेंट इंसानों की पावर्स को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की तरफ इनकी लॉयल्टी ऑलमोस्ट स्केरी है। वीर इस बारे में कुछ और देर तक सोचता है और उसके बाद रूहान बत्रा की बॉडी को जलाने के लिए आग स्टार्ट कर देता है। इस तरह से अगर बत्रा फैमिली में से कोई भी उसके पीछे आएगा तो रूहान बत्रा के गायब हो जाने की वजह से वीर उन लोगों को जो कोई भी कहानी सुनाएगा उसे वो सब लोग सच मान लेंगे। इसके अलावा वीर को यह भी लगता था कि रूहान बत्रा की बॉडी को जलाना ऊपर से उसे देख रहे सभी हायर पावर्स की नजरों में एक बहुत ही नेक काम माना जाएगा। आफ्टर ऑल किसी भी बॉडी को यहां जंगल में ऐसे सड़ता हुआ छोड़ना कोई नोबल चीज भी तो नहीं थी। लेकिन फिर नहीं नहीं नहीं, अब रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अब हम बैठकर आराम से इस बारे में बात करते हैं ना।
तुमने कहा था ना कि तुम्हें 7 ट्विस्ट सीखना है। मैं सिखाऊंगा ना तुम्हें, मैं सिखाऊंगा। इससे पहले कि वीर रूहान बत्रा की बॉडी पर आग लगा पाता, रूहान बत्रा की बेजान बॉडी में पता नहीं कहां से पर अचानक से ही जैसे जान सी आ जाती है और वो कूद कर बैठते हुए जोरों से चिल्लाने लगते हैं। रूहान बत्रा को ऐसे अचानक से चिल्लाता हुआ देखकर वीर इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि शॉक के मारे उसकी आंखें और उसका मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और अपनी जगह पर बिना हिले डुले वो खड़ा हुआ रूहान बत्रा को ऐसे देखने लग जाता है जैसे कि उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। जहन्नुम में गई लॉयल्टी। मुझे तो खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार था कि इस बूढ़े चालाक लूमड़ के अंदर लॉयल्टी का एल भी मौजूद है। सच में मुझसे बड़ा पागल और बेवकूफ इंसान और कोई नहीं होगा। कुछ देर के बाद वीर एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन खुद को कोसता है। आफ्टर ऑल रूहान बत्रा को इतनी अच्छी तरह से समझने के बाद भी वो कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन रूहान बत्रा की इस बात में जो आ गया था, उसने सोच भी कैसे लिया कि रूहान बत्रा जैसा इंसान किसी के लिए भी लॉयल रह सकता है। अब वीर बेटा, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे जख्मों पर मरहम ही लगा दो। अगर मुझे जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिली तब तो शायद मैं मर जाऊंगा। सच में। खैर, मैं मर भी जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन जरा सोचो अगर मैं तुम्हारे जैसे काबिल इंसान को 7 ट्विस्ट की नॉलेज पास किए बगैर ही मर गया तो कितने ज्यादा दुख की बात होगी, है ना। रूहान बत्रा को इस समय वीर ने एक बड़े से पेड़ के अगेंस्ट बांध कर रखा हुआ था, जहां उसके जख्म अभी भी खुले हुए थे और उसमें से खून निकल रहा था। इसके अलावा रूहान बत्रा की आवाज इस समय इतनी दयनीय लग रही थी कि जैसे मानो वो किसी एंशिएंट भगवान के सामने कोई प्रेयर कर रहा हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आप मुझे ये सिखाने में फेल भी हो गए तब भी कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल आपकी फैमिली में और भी कई दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। तो अगर हमारी ट्रेनिंग के दौरान आप मर भी गए तो मुझे बस आपकी फैमिली में से किसी को ढूंढना होगा ताकि जो शुरुआत आपने की है उसे वो इंसान खत्म कर सके। आफ्टर ऑल आपकी आत्मा को मुक्ति भी तो मिलनी चाहिए ना। मैं नहीं चाहता कि मुझे ना सिखा पाने की वजह से आपकी आत्मा यूं ही भटकती रहे। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे 7 ट्विस्ट की मेन्यूस्क्रिप्ट बताना शुरू कर दें, नहीं तो अगर आपका खून सूखना शुरू हो जाएगा तब तो अगर खुद मैं भी चाहूं तब भी मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिलैक्स्ड पोस्चर में पेड़ के ऑपोजिट बैठा वीर रूहान बत्रा को देखते हुए उससे कहता है, फाइन फाइन फाइन, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। लेकिन वीर बेटा, मेरे तुम्हें सब बताने के बाद तुम्हें भी अपनी शर्त को निभाना होगा और मुझे यहां से जाने देना होगा। तुम ऐसा करोगे ना? रूहान बत्रा वीर से कंफर्म करते हैं। हालांकि उनके पास फिलहाल वीर की बात मानने के अलावा और कोई दूसरी चॉइस थी नहीं, लेकिन फिर भी वो एक बार कंफर्म कर लेना चाहते थे। वेल, आपने वो इंग्लिश में कहावत तो सुनी ही होगी, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप इसी तरह से मुझे बातों में उलझाकर देर करते रहे तो कुछ टाइम के बाद अगर मैं चाहूं तो भी आपको यहां से जिंदा जाने नहीं दे पाऊंगा। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ वीर रूहान बत्रा से कहता है, और वीर की बात सुनकर रूहान बत्रा समझ जाते हैं कि इस समय वो वीर के ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं और वो चाहें न चाहें लेकिन उन्हें वीर को 7 ट्विस्ट के बारे में सब बताना ही होगा। और यही वजह थी कि गुस्से और बेबसी में अपने दांत भींचते हुए रूहान बत्रा एक गहरी सांस लेते हैं और वीर को 7 ट्विस्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आता है? रूहान बत्रा से सवाल करने के लिए वीर उन्हें बीच में इंटरप्ट करता है, क्योंकि उसने अभी अभी ही 7 ट्विस्ट की टीचिंग्स और स्पेशल इनकेंटेशंस को मन में रटना शुरू कर दिया था। उसके बाद तुम्हारे माइंड का ईथर रिफ्रेश फील करने लगेगा। रूहान बत्रा वीर को जवाब देते हैं, गुड, आगे बताइए। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर अपने हाथ से रूहान बत्रा को आगे कंटिन्यू करने का इशारा करता है। रूहान बत्रा काफी देर तक वीर को बताते रहते हैं और वीर उनकी बताई हुई ऑलमोस्ट हर एक लाइन पर सवाल उठाता रहता है, इस बात को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश में कि रूहान बत्रा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ सच है, और ये देखने के लिए भी कि कहीं किसी लाइन में वो रूहान बत्रा का झूठ पकड़ सकें। लेकिन चाहे वीर रूहान बत्रा से कुछ भी क्यों न पूछ लें,
लेकिन रूहान बत्रा वीर के हर एक सवाल का जवाब जितना हो सके उतना बिना डरे और बिना हिचकिचाए प्रिसाइसली दे रहे थे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी जिससे कि वीर को ऐसा लगे कि रूहान बत्रा कुछ छुपा रहे हैं या वो वीर से झूठ बोल रहे हैं। वीर बेटा, प्लीज मुझसे इतने सारे सवाल करना बंद करो। मेरी जिंदगी तुम्हारी दया की मोहताज है। मेरे पास तुमसे झूठ बोलने की क्या ही वजह हो सकती है। प्लीज मुझे बचा लो। अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो मैं सचमुच मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरे मरने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे लिए केवल मुसीबतें ही आएंगी। एक बार सोचो इस बारे में। अगर मैं मर गया तो बत्रा फैमिली के लोग तुम्हारे पीछे जरूर ही आएंगे। तुम्हें भले ही उनका डर ना हो, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारे रास्ते का कांटा जरूर बन जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज मुझे जाने दो। यूं समझ लेना जैसे कि तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं ना तो कभी तुम्हें किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करूंगा और ना ही कभी तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। प्लीज मुझे बचा लो और यहां से जाने दो। रूहान बत्रा के जख्मों से लगातार खून निकलता जा रहा था और साथ ही साथ उनके चेहरे का रंग भी उड़ता जा रहा था। आपको यह तो याद है ना कि आपने मुझे 7 ट्विस्ट सिखाया है। जब आपकी फैमिली को इस बारे में पता चलेगा कि मुझे 7 ट्विस्ट के बारे में पता है तो आर यू श्योर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सिल्वर फॉक्स का सर हिलाते हुए वीर रूहान बत्रा से कहता है। वीर बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? मैंने तुम्हें 7 ट्विस्ट सिखाया है, जो कि मेरी फैमिली के ऑनर और हेरिटेज पर एक इंसल्ट और क्रिमिनल काम है। किसी को भी इस बारे में बताना तो दूर, अगर मैंने किसी को भी इस बात की भनक भी लगने दी तो उनकी तलवारें मुझ तक पहुंचने में देर नहीं लगेंगी। मैंने जो गुनाह किया है उसके लिए पहले तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे और फिर उसके बाद किसी सुशी रोल्स की तरह वो मुझे हजारों कट्स में स्लाइस कर डालेंगे। मैं पागल थोड़े ना हूं जो मैं अपने लिए ये सब कुछ चाहूंगा, और इसीलिए मेरी जबान पर हमेशा ही ताला पड़ा रहेगा। मेरी बात का विश्वास करो बेटा। आफ्टर ऑल तुम रचित के दोस्त हो। इसके अलावा मैं तो तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूं, है ना? भले ही लगता ना हूं, लेकिन वो तो सही। रूहान बत्रा को देखकर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो किसी भी समय बस रोना स्टार्ट करने वाले हैं। सच पूछो तो इस समय वो उस पल को कोस रहे थे जब वो वीर से मिले थे, और उससे भी ज्यादा वो उस पल को कोस रहे थे जब उनके मन में वीर को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी आया था। आई सी। ठीक है, मुझे इस कंडीशन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। रूहान बत्रा से इतना कहने के बाद वीर एक पिल निकालता है। वीर बेटा, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। रूहान बत्रा अब लिटरली वीर के सामने भीख मांग रहे थे, लेकिन वीर की आंखें इस समय बंद थीं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई गॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा हो। अरे अभी से प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू मत कर दो, पहले मेरी मदद करो। जब रूहान बत्रा देखते हैं कि वीर ने कोई गॉन्ग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो घबराहट के मारे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वीर उन्हें ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि रूहान बत्रा वहां पर मौजूद ही ना हो, और वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। और कुछ पलों के बाद रूहान बत्रा को एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आना शुरू हो जाती है। हालांकि ये बात और थी कि रूहान बत्रा उस खुशबू पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खुशबू वीर की पिल्स में से आ रही हैं। वीर को खुद को इग्नोर करते हुए देखकर रूहान बत्रा गुस्से में अपने दांत भींचते हैं और अपने खुद के जख्मों को भरने के लिए मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही रूहान बत्रा उस मनमोहक खुशबू को सूंघते हैं तो जैसे जैसे वो और ज्यादा से ज्यादा सांस लेते रहते हैं, वो खुशबू उनके मेडिटेशन के साथ साथ फॉलो करती रहती है। रूहान बत्रा की बॉडी वूली क्लाउड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जो उनके आसपास घूमने लग जाती है। इससे रूहान बत्रा के जख्म कुछ हद तक भर जाते हैं और ब्लीडिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। इस तरफ
प्रोफेसर मंत्रा की एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद वीर रूहान बत्रा को देखने के लिए अपनी आंखें खोलता है और रूहान बत्रा के मेडिटेशन को बहुत ही इंटेंशनली देखने लग जाता है। और फिर कुछ समय के बाद वीर मन ही मन जोरों से हंसने लग जाता है। तो मेरा शक सही निकला। हाँ, इस बूढ़े लोमड़ ने वाकई में मुझे एक गलत 7 ट्विस्ट बताई है। इसमें 70% जेन्युइन है और 30% नॉनसेंस है। इसने जानबूझकर इस स्किल के सबसे जरूरी कंपोनेंट्स को ऑल्टर कर दिया ताकि यह मुझे धोखा दे सके। वीर मन ही मन सोचता है, और अब अगर उसके मन में रूहान बत्रा को बचाने का जो थोड़ा बहुत इरादा बचा भी था, वो भी रूहान बत्रा के इस धोखे के साथ खत्म होता नजर आ रहा था। कुछ ही पलों के बाद रूहान बत्रा भी अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें वीर अपने सामने नजर आता है, जो समय बहुत ही इंटेंशनली उन्हें देख रहा था। वीर बेटा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने तुम्हें वो सब दे दिया। तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब तो मेरी मदद कर दो, नहीं तो मैं यहीं इसी पेड़ पर ही मर जाऊंगा। एक बार फिर से रूहान बत्रा वीर के सामने चिल्लाते हुए कहते हैं, आपके जैसे इंसान का मर जाना ही बेहतर है, ताकि फ्यूचर में आपको बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचाने का कोई मौका न मिल पाए। रूहान बत्रा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए वीर अपनी आवाज में बेरहमी के साथ कहता है, तो क्या तुम अपना वादा तोड़ने की बात कर रहे हो? वीर की बात सुनकर रूहान बत्रा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अभी तक तो नहीं, पर किसे पता, मैं भी। खैर वो सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि क्या रचित झा ने आपकी इस 7 ट्विस्ट को सीखा है? वीर रूहान बत्रा से पूछता है। हां, रूहान बत्रा वीर के सवाल का बस इतना ही जवाब देते हैं। तो फिर रचित झा की 7 ट्विस्ट आपकी बताई हुई 7 ट्विस्ट से अलग क्यों है? अपनी आंखें सिकोड़ता हुआ वीर रूहान बत्रा से पूछता है, और वीर की बात सुनकर रूहान बत्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हैरानी और शौक से वीर को देखने लग जाते हैं। वो गद्दार, नाजायज औलाद, धोखेबाज कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बाहरी आदमी को 7 ट्विस्ट के सीक्रेट्स के बारे में बताने की? मैं जानता था कि मुझे उस गंदे खून पर डिपेंड नहीं होना चाहिए था। आखिर उस गंदे खून ने अपना गंदा रंग दिखा ही दिया। रचित झा के धोखे पर आग बबूला होते हुए रूहान बत्रा गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और उनका इतना कहना वीर के शक को कि रूहान बत्रा ने वाकई में उसे गलत 7 ट्विस्ट की गलत इंफॉर्मेशन दी है, यकीन में बदलने के लिए काफी था। वीर ने इस समय अंधेरे में एक तीर छोड़ा था जो कि ठीक निशाने पर जाकर लगा था। अच्छा, अगर वो धोखेबाज और गद्दार है तो आप क्या हैं? आप भी रचित झा से कहीं किसी भी कोने से कम नहीं हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी जिंदगी और मौत इस समय पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है। आपने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो आपकी इस गलती के बाद मुझे आपको यहां से बचकर जाने देने का कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अपने कंधे उचकाते हुए वीर इस तरह से कैजुअली कहता है जैसे कि उसके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात ना हो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सब गलत है। मतलब मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। रचित हमारे खानदान की बस एक नाजायज औलाद है जो जेन्युइनली 7 ट्विस्ट की टेक्निक्स को रिसीव करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। तुमने जरूर ही उससे 3 ट्विस्ट सीखी होगी। रूहान बत्रा इस समय बुलेट से भी ज्यादा तेज बोल रहे थे। आफ्टर ऑल उनकी जिंदगी इस पर डिपेंडेंट थी। तो क्या 3 ट्विस्ट खुद 7 ट्विस्ट का पहला कंपोनेंट नहीं है? हाँ, क्या मैं इस जगह पर गलत हूं? रूहान बत्रा की बात सुनकर वीर बहुत ही कैजुअली उससे पूछता है। ऑफ कोर्स तुम इस जगह पर गलत हो। 7 ट्विस्ट में एक एक्सक्लूसिव कोई गॉन्ग मौजूद है जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताई है। उसके बिना तुम 7 ट्विस्ट सीख ही नहीं सकते हो। 3 ट्विस्ट तो बस केवल ओरिजिनल स्किल का लाइटर वर्जन है और ओरिजिनल 7 ट्विस्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। रूहान बत्रा वीर से कहते हैं और फिर सांस लेने के लिए एक पल का पॉज लेते हैं। तुम तो इस बात को जानते ही होगे कि रचित को डेडली परफ्यूम नाम की एक स्किल आती है। वो 7 ट्विस्ट की एक्सक्लूसिव कोई गॉन्ग नहीं है। एक पल का पॉज लेने के बाद रूहान बत्रा वीर से कहते हैं और रूहान बत्रा की बात सुनकर वीर कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है।
मुझे लगता है कि अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही हैं। क्यों ना आप मुझे हेवनली गो और सेवन ट्विस्ट के बीच के रिलेशन के बारे में बताएं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर मैं आपकी जान बचाकर आपको यहां से जाने दूंगा। रूहान बत्रा की बातों पर कुछ देर तक गौर करने के बाद वीर उनके सामने अपना प्रपोजल रखता है। दरअसल वीर सेवन ट्विस्ट इसलिए नहीं सीखना चाहता था क्योंकि वो अकेले अपने आप में ही पावरफुल था, बल्कि वो उसे इसलिए सीखना चाहता था क्योंकि उसे याद था कि लड़ाई के दौरान रूहान बत्रा ने उससे क्या कहा था। उसने कहा था कि अगर हेवनली गो बत्रा फैमिली में होती तो उनकी सेवन ट्विस्ट को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता। हो सकता है कि ये एक झूठ हो, लेकिन हेवनली गो और सेवन ट्विस्ट के बीच में कोई ना कोई तो रिश्ता जरूर है, नहीं तो रूहान बत्रा जैसा इंसान बिना किसी वजह के इतनी बड़ी बात नहीं कहता। रूहान बत्रा को देखते हुए वीर मन ही मन सोचता है और रूहान बत्रा के जवाब का इंतजार करने लगता है। इधर वीर का सवाल सुनकर रूहान बत्रा कुछ पल हिचकिचाते हैं और फिर एक गहरी सांस लेने के बाद वीर को सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। हेवनली गो और सेवन ट्विस्ट दोनों का ही जन्म उसी वक्त से हुआ था जो कि मेरे एंशिएंट एंसेस्टर्स को बिलोंग करता है। वो दोनों असल में एक पेयर हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ कंजक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं जो साथ में कंबाइन होकर एक ऐसी पावर क्रिएट करते हैं जिसे केवल एक दैविक शक्ति के तौर पर ही डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन वो धोखेबाज ओबेरॉय फैमिली बहुत ही घटिया है। उन्होंने हमसे हेवनली गो चुरा ली और उसे इस तरह से ऑल्टर कर दिया कि वो सेवन ट्विस्ट के साथ कंपैटिबल रही ही नहीं। रूहान बत्रा वीर को बताते हैं और कंसंट्रेशन में अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुनता है। हेवनली गो का अपना अलग कोई गोंग है और सेवन ट्विस्ट का अपना अलग कोई गोंग, तो फिर ऐसे में वो दोनों आपस में कंबाइन किस तरह से किए जा सकते हैं? आपको क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि आप किस बात में आ जाऊंगा? माना कि उम्र में और एक्सपीरियंस में दोनों में ही मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं कोई कल का पैदा हुआ बच्चा नहीं हूं। आपको लगता है कि आप एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बना देंगे? रूहान बत्रा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद वीर अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के उनसे कहता है, वीर बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? हेवनली गो इस कॉम्बो का पहला पार्ट है। सेवन ट्विस्ट को सीखने से पहले तुम्हें हेवनली गो को सीखना होगा। उसे सीख लो और फिर तुम्हें इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास की सबसे माइटिएस्ट स्किल है। बिना हेवनली गो के हमारी फैमिली केवल इस स्किल का दूसरा पार्ट ही सीख पाई है। यही वजह है कि सेवन ट्विस्ट केवल 70% ही कंप्लीटेड है। हेवनली गो के बेस के साथ जो कोई भी तुम्हारे रास्ते में आएगा वो तुम्हें देखकर शॉक्ड रह जाएगा। वीर को अभी भी अपनी बातों पर भरोसा न करता हुआ देखकर रूहान बत्रा बहुत ही डेस्परेटली उसे अपनी बात पर विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगते हैं। वीर बेटा, जब मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो अब तो मुझे ठीक कर दो और यहां से जाने दो। रूहान बत्रा लिटरली वीर के सामने भीख मांगने लगते हैं। यू नो वॉट रूहान अंकल, मैं दिल से आपको ठीक करके आपको यहां से जाने देना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना तो आप मुझे पूरा सच बता रहे हैं बल्कि आप मुझे जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक गहरी सांस लेते हुए वीर रूहान बत्रा को देखते हुए उनसे कहता है और वीर की बात सुनकर रूहान बत्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीर बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ बता ही चुका हूं, सच सच बता चुका हूं। मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें लगता है इस समय मैं जिस पोजीशन में हूं उसमें रहकर मैं तुमसे किसी भी तरह का झूठ बोल सकता हूं या तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर सकता हूं? अरे तुम खुद ही सोचो, ये कैसे पॉसिबल है? रूहान बत्रा वीर से कहते हैं और रूहान बत्रा की बात सुनकर वीर के चेहरे पर स्मर्क आ जाती है। एंट्रेंस के बाद मुझे 9 टीयर्स ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर रूहान बत्रा से कहता है और वीर की बात सुनकर रूहान बत्रा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पर नर्वसनेस नहीं आने देते हैं। ऐसे कैसे? मैंने तो हमेशा से ही 9 टीयर नीचे जाना सीखा है, जब से मैं एक बच्चा था तब से। रूहान बत्रा अभी भी इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो वीर से सच बोल रहे हैं। जेड डोर के बाद
मुझे पहले लेफ्ट जाना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ। डिफेंस बैलेड 3 होनी चाहिए, ना कि 9। आगे और बताता जाऊं या इतना ही काफी है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास आगे बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। अपनी आंखें सिकोड़कर रूहान बत्रा को देखता हुआ वीर उनसे पूछता है, और वीर की बात सुनकर हैरानी और शौक के मारे रूहान बत्रा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कहीं उस रचित ने, नहीं, ये नहीं हो सकता। रचित को असली 7 ट्विस्ट के बारे में पता नहीं चल सकता। तुम रूहान बत्रा वीर को इस समय ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने अभी अभी अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। बत्रा फैमिली में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें 7 ट्विस्ट्स को परफॉर्म करना आता है, और जिन्हें आता है उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई बाहरी आदमी इस स्किल को न सीख ले। और यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों को ओरिजिनल 7 ट्विस्ट के बजाय केवल 3 ट्विस्ट ही सिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से 7 ट्विस्ट का वेरिएंट था। 3 ट्विस्ट के अलावा उन लोगों को उस आर्ट के कोर कंपोनेंट्स को बदलने के लिए फॉल्स फिलर स्किल्स भी दी जाती हैं। यहां तक कि एक मास्टर क्लास इंसान भी अगर उसने 7 ट्विस्ट को अपने पूरे फॉर्म में परफॉर्म करते हुए न देखा हो तो उसके लिए भी इन दोनों में अंतर बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर लोगों को फेक 7 ट्विस्ट सिखाए भी जाते हैं तब भी उन दोनों में डिफरेंसेस इतने ज्यादा माइनर होंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो एक असली की चीज हो। लेकिन अगर एक इंसान उसकी प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखता है तो वो इंसान माइल्डली पैरालाइज हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में मर जाता है। इस समय रूहान बत्रा चाहकर भी ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि वीर को ऑलरेडी असली 7 ट्विस्ट के बारे में कैसे पता चला। मैंने आपको जरूरत से ज्यादा मौके दे दिए, जबकि आप तो एक भी मौके के लायक नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपने मुझसे एक शब्द भी सच नहीं बोला। तो अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब मरने के बाद इस बात को लेकर रिग्रेट करते रहिएगा कि क्यों आपने मुझे सच नहीं बताया और क्यों मरने की कगार पर होने के बावजूद आप मुझे जान से मारने का प्लान कर रहे थे। अलविदा रूहान बत्रा, आपसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इतना कहकर वीर अपना पीकॉक क्रॉसबो उठाता है और रूहान बत्रा की तरफ एम कर लेता है, और वीर को ऐसा करता हुआ देखकर डर के मारे रूहान बत्रा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। और फिर अपने चेहरे पर डर और घबराहट के साथ रूहान बत्रा की आंखें खुली रह जाती हैं और एक बोल्ट उनके सर के थ्रू होल करता हुआ निकल जाता है। तुम्हारे जैसे लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अपने ऐसे दुश्मन को जिंदा रखकर मुझे खुद से फील नहीं होगा। अपना पीकॉक क्रॉसबो वापस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है। सच पूछो तो उसका वैसे भी रूहान बत्रा को जाने देने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने आज रूहान बत्रा को यहां से जाने दिया तो आगे चलकर रूहान बत्रा उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, और वीर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। उसके बाद वीर ने जैसा पहले प्लान किया था, वो रूहान बत्रा की लाश को जलाता है, अपने बोल्ट्स वापस लेता है और आइसफील्ड की तरफ के अपने सफर को कंटिन्यू रखता है। हालांकि अब वीर के पास ऑलरेडी 7 ट्विस्ट्स था, लेकिन जैसा कि रूहान बत्रा ने उसे बताया था, उसे बेस के लिए हेवनली गो की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उसे एक बार फिर से स्क्रैच से शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वीर ने क्वीन से हेवनली गो को चुरा लिया था, लेकिन उसे कोई गोंग के सोर्स से पूरी तरह से सीखने की जरूरत पड़ेगी, और इन सब में अच्छा खासा समय लगने वाला था। वीर इस समय ऑलरेडी प्रोफेसर मंत्रा और जेड स्किन को सीखने के बीच में था, और यही वजह थी कि वीर के पास वाकई में इतना समय नहीं था कि वो एक और किसी दूसरे कोई गोंग की प्रैक्टिस कर सके। पता नहीं मैं प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके हेवनली को रिप्लेस कर सकता हूं या नहीं। आफ्टर ऑल प्रोफेसर मंत्रा की सर्टेन टेक्निक्स हेवनली गो से कोई बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इस बात के लिए श्योर नहीं हूं कि प्रोफेसर मंत्रा पूरी तरह से हेवनली गो को रिप्लेस कर सकती है या नहीं। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है और आइस फील्ड्स की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। सिल्वर फॉक्स की प्रोटेक्शन के अंडर
वीर की जर्नी ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा स्मूथ रही थी और यही वजह थी कि वीर का दिमाग इस समय पूरी तरह से फ्री था और इसीलिए वो यही सोच रहा था कि वो प्रोफेसर मंत्रा को 7 ट्विस्ट के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। वीर की कोशिश के रिजल्ट्स उसने जितना सोचे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। वीर नोटिस करता है कि जब से उसने क्वीन से हेवनली गो चुराई है तब से वो प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके उस स्किल को सिम्युलेट कर सकता है, यहां तक कि वो 7 ट्विस्ट को भी सिम्युलेट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वीर ने वाकई में हेवनली गो और 7 ट्विस्ट को उनके ओरिजिनल फॉर्म्स में सीख लिया था। वो केवल उन दोनों को प्रोफेसर मंत्रा के थ्रू सिम्युलेट कर रहा था और जिसका अभी भी यही मतलब था कि वीर प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर पर है। लेकिन फिर वीर के लिए इतना भी काफी था, क्योंकि जब 7 ट्विस्ट और हेवनली गो को आपस में कंबाइन किया जाएगा तब इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ इतनी खतरनाक पावर आएगी जिसका वीर अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, ओरिजिनल 7 ट्विस्ट में हवा में 7 ट्विस्ट इंक्लूड होते हैं, लेकिन हेवनली गो के साथ मिलाकर वो मूव उतना ज्यादा सिंपल नहीं रह जाता है। इन दोनों को साथ में मिलाकर वीर को आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं रह जाएगी और ये एक ऐसी चीज थी जो केवल मुट्ठी भर सरपासर्स ही करने के काबिल थे। अगर वीर हेवनली गो और 7 ट्विस्ट को कंबाइन कर सके तो वो ऐसा भी इसी वक्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए वीर को अच्छी खासी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और जब वीर के पास अच्छी खासी एनर्जी हो जाएगी तो फिर वो हवा में किसी आजाद चिड़िया के जैसा उड़ सकेगा और उसे ऐसा करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। 7 ट्विस्ट में 7 बार हवा से स्ट्रेंथ बोरो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। रूहान बत्रा ने कहा था कि एक इंसान हजारों मील तक उड़ सकता है, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो केवल एक एग्जैजरेशन यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात थी। लेकिन हां, हवा में होने वाली लड़ाई के लिए ये एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, लेकिन उड़ने के लिए बहुत ही फिटनेस और बहुत सी एनर्जी की जरूरत होती है और वीर को यह बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी कि उसके प्रोफेसर मंत्रा की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा स्लो है कि इस समय फिलहाल खुद उसे ही इस बात का आइडिया नहीं है कि वो कब और किस तरह से ऐसा कर पाएगा। वीर जानता था कि वो प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके एरो फ्लाइंग स्किल को सिम्युलेट कर सकता है, लेकिन फिर वो केवल 15 मिनट तक ही चलेगी। लेकिन वो 15 मिनट ही बहुत ही डरावनी चीज थी, क्योंकि वो एक डेविल सोल को इस्तेमाल करने से पूरी तरह से अलग होती है। ये होती है उड़ने की असली पावर और वीर की बॉडी को वो कंप्लीट फ्रीडम प्रोवाइड करेगी, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक वैसी ही एफिशिएंसी के साथ जैसे कि वो जमीन पर कर सकेगा। केवल ये सोचकर ही वीर इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि पूरे रास्ते उसने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा था। हेवनली गो का फॉर्मेशन वैसे तो फ्लैट था, लेकिन 7 ट्विस्ट के साथ कंबाइन करने के बाद वो बढ़ी हुई पावर के साथ एक 3 डायमेंशनल फॉर्मेशन बन जाता है। जहां एक तरफ ये किसी वरदान से कम नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ इसे इस्तेमाल करने के लिए एक यूजर को अच्छा खासा पावरफुल होने की जरूरत थी। रास्ते में सिल्वर फॉक्स की प्रोटेक्शन और तान्या ओबेरॉय से मिले मैप की वजह से वीर डेविल्स माउंटेन के दूसरी तरफ बहुत ही सेफली पहुंच गया था। वो पूरा एरिया गुंजीत डोगरा नाम के एक इंसान को बिलोंग करता था। वीर ने सुना था कि गुंजीत डोगरा नाम का यह आदमी ब्लू ब्लड स्पेशल फोर्स और ब्लू ब्लड रिजर्व फोर्स का कैप्टन है, और इस तरह का कैप्टन बनने का मतलब है कि वो इंसान काफी ज्यादा स्पेशल इंसान होगा। इनफैक्ट वीर ने तो यहां तक सुन रखा था कि गुंजीत डोगरा के अंडर 3 रॉयल शेल्टर्स थे। वो अपने एरिया का बॉस था, और भले ही नॉर्थ की तरफ एक दूसरा बॉस मौजूद था, कोई भी गुंजीत डोगरा को यहां पर चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये गुंजीत डोगरा का इलाका था। वीर ने एक बार आसपास के लोगों से गुंजीत डोगरा की पावर के बारे में पता किया था, और जो जवाब उसे मिले थे वो उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। गुंजीत डोगरा का हर एक आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, यहां तक कि आइस फील्ड के हर एक एवरेज सोल्जर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग। वीर की किस्मत अच्छी थी कि डेविल्स माउंटेन गुंजीत डोगरा के इलाके को उसके इलाके से सेपरेट करता है, नहीं तो आइस फील्ड्स को गुंजीत डोगरा या नॉर्दर्न बॉस से बचा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
और यही वजह थी कि गुंजीत डोगरा की नजरों से बचने के लिए वीर वही रास्ता चुनता है जो एक समय पर थंडर डेविल ने चुना था। और कुछ ही देर के बाद वीर को फाइनली आइस फील्ड के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा फ्लोटिंग आइलैंड नजर आता है। वहां पर बहुत से उड़ने वाले एलियंस मौजूद थे जो लगातार मिस्ट्री आइलैंड के अंदर बाहर हो रहे थे, जैसे कि मानो वो कोई डेविल्स हों जो अपने अगले हेल्पलेस विक्टिम की तलाश में हों। माही, मेरी एब्सेंस में मिस्ट्री आइलैंड पर क्या क्या हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। रॉयल शेल्टर वापस आने के बाद वीर माही से अपनी एब्सेंस में हुई रीसेंट हैपनिंग्स के बारे में पूछता है। अब क्योंकि वहां रॉयल शेल्टर में बहुत ही कम लोगों के पास हाई क्लास विंग्स मौजूद थे, इसीलिए माही ही थी जो ऊपर आसमान में जाकर मिस्ट्री आइलैंड पर एक क्विक लुक लेकर आई थी। अपने पास स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से उन लोगों ने अभी तक वहां मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद रॉयल शेल्टर को अटैक नहीं किया था। हालांकि यह बात और थी कि उस मिस्ट्री आइलैंड पर से बहुत से एलियंस उड़ते हुए वहां नीचे आइस फील्ड आए थे, जिसकी वजह से वहां पर कुछ कैजुअलिटीज हो गई थीं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो लोग अच्छी खासी तादाद में एलियंस को जान से मारने में कामयाब हो गए थे जो उनके लिए मुसीबत बन रहे थे। और इस समय जो भी ह्यूमंस लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, उन्हें कर्फ्यू में रखकर शेल्टर को छोड़कर बाहर जाने से रोका गया था। यहां तक कि शेल्टर के बाहर जो एलिट्स शिकार करने के लिए भी गए थे, वो भी अच्छे खासे बड़े ग्रुप्स में गए थे, इस डर से कि कहीं आसमान में उड़ रहे शैतानी एलियंस उन पर हमला न कर दें। और रही बात मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद रॉयल शेल्टर की, तो उसके बारे में अभी तक किसी को भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि किसी की भी वहां मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद शेल्टर के आसपास घूमने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसके अंदर की स्पिरिट किस तरह की दिखती है, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। हालांकि माही और उसके कुछ ट्रस्टेड साथी उस शेल्टर के करीब गए थे और बहुत से बड़े बड़े उड़ने वाले एलियंस को उस स्पिरिट शेल्टर के आसपास चक्कर लगाते हुए उन लोगों ने देखा था। लेकिन इस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ उन सभी की फिर से उस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं हुई और सभी ने फिर वापस लौटना ही डिसाइड कर लिया था। एक काम करते हैं, उस रॉयल शेल्टर के साथ किस तरह से डील करना है ये प्लान हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए माही, पता नहीं आगे जाकर सिचुएशन कैसी आ जाए। वीर जानता था कि अभी इस पॉइंट पर किसी भी तरह के डिस्कशंस एकदम पॉइंटलेस हैं। आइस फील्ड्स की कमजोर फोर्सेस और ऐसे इवॉल्वर्स जो उड़ सकते हों, उनकी कमी की वजह से अभी मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद रॉयल शेल्टर को अटैक करने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर चाहे वो लोग इस बारे में कितनी ही बातें क्यों न कर लें। हालांकि इस बात का कोई फायदा नहीं था, लेकिन वीर अपने साथ ऊपर आसमान में मौजूद मिस्ट्री आइलैंड पर केवल सिल्वर फॉक्स को ही लेकर आ सकता था। मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद रॉयल शेल्टर को हासिल करने का सबसे बड़ा मौका यही था कि सिल्वर फॉक्स को हाथ में लिए हुए वीर खुद ऊपर उड़ता हुआ जाए, स्पिरिट हॉल के अंदर घुसे और वहां पर मौजूद स्पिरिट को जान से मार डाले। लेकिन यह काम सोचने में जितना ज्यादा आसान लग रहा था, वीर जानता था कि एग्जीक्यूट करते समय यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम ही होगा। और उसकी वजह यह थी कि अगर रॉयल शेल्टर की स्पिरिट उड़कर चली गई तो फिर भी आइस फील्ड्स के आसपास ही रहेगी और बहुत से रिसोर्सेज प्रोवाइड करती रहेगी। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, लेकिन क्या? एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है और माही और बाकी सबको वहां से जाने के लिए कह देता है। बॉस, क्या मुझे जो सुनने में आ रहा है वो सब सच है? क्या वाकई में आपने रूहान बत्रा को जान से मार डाला है? सबके जाने के बाद रचित झा वहीं पर ही रहता है और उदास चेहरे और धीमी आवाज में वीर से पूछता है। मुझे नहीं पता। रचित झा की बात सुनकर वीर ने ना तो उसकी बात को एडमिट किया और न ही उसकी बात से डिनाई ही किया। वैसे भी वीर जानता था कि इस बात को डिनाई करने का कोई मतलब भी नहीं है।
अगर रूहान बत्रा के लोग वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भागे नहीं भी होते, तब भी ऐसे बहुत से लोग थे जो ये बात जानते थे कि रूहान बत्रा वीर के पीछे पीछे उसे कैद करने के लिए आया था। तो ऐसे में रूहान बत्रा को गायब देखकर और वीर को सही सलामत देखकर सब ऑलमोस्ट इसी नतीजे पर ही आते। लेकिन फिर वीर इस बात को एडमिट भी नहीं करना चाहता था कि वाकई में उसने रूहान बत्रा को जान से मारा है, फिर चाहे लोग उसके या इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी क्यों ना सोचें। इसके अलावा किसी ने भी वीर को रूहान बत्रा को जान से मारते हुए नहीं देखा था और रूहान बत्रा की बॉडी को भी वीर ने ऑलरेडी जला दिया था। तो ऐसे में कोई भी इस बात को पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता था कि रूहान बत्रा एक्चुअली मर चुके हैं या नहीं, या फिर अगर वो वाकई में मर चुके हैं तो वीर ने उन्हें जान से मारा है। रूहान बत्रा फैमिली के कुछ एल्डर्स में से एक थे। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक इवॉल्वर थे जिसके पास शैतान का दिल था। उनका आपके हाथों मारे जाना बत्रा फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। हालांकि वो इस शेल्टर की दीवारों की सेफ्टी में तो नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन यहां से बाहर जंगल में आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के साथ रचित झा वीर को देखते हुए उसे कहता है, पहली बात, मैंने रूहान बत्रा को जान से नहीं मारा है, और दूसरी बात, एक वक्त के लिए अगर ये मान भी लें कि मैंने उन्हें जान से मारा भी है, तब भी क्या बत्रा फैमिली पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटी के एक मेंबर को जान से मारने की हिम्मत करेगी क्या? सच पूछो तो वीर को बत्रा फैमिली का कोई डर नहीं था। वीर स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर था और तब से आइस फील्ड्स का लीडर भी बन चुका था। तो ऐसे में बत्रा फैमिली चाहे कितनी ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वीर को जान से मारना उनके लिए इम्पॉसिबल था। सरफेस लेवल पर उनके लिए आपका सामना करना शायद मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। बत्रा फैमिली के मेंबर्स के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जहां एक तरफ कुछ लोग आपको चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो चौहान और शेरगिल फैमिलीज को ऑफेंड करना नहीं चाहेंगे। रचित झा वीर से कहता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कुछ पलों का पॉज लेता है। लेकिन रूहान बत्रा का एक सगा भाई है, वो एक सरपासर है और बत्रा फैमिली का सबसे पावरफुल इंसान भी। वो एक ऐसे इंसान हैं जो बदला लेने में भरोसा रखते हैं। तो ऐसे में अगर वो आपको पब्लिकली जान से नहीं मार पाएंगे, तो उनके पास ऐसे बहुत से दूसरे तरीके हैं जिससे वो अपने इस काम को अंजाम दे सकें। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद रचित झा वीर को बताना कंटिन्यू रखता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताओ मुझे। रचित झा की बात को ध्यान से सुनते हुए वीर उससे कहता है, मैं इस बात के लिए तो श्योर नहीं कि वो कौन सा मेथड अपना सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि आप केयरफुल रहें, दैट्स ऑल। अपना सर ना में हिलाते हुए रचित झा वीर से कहता है और उसकी बात को समझते हुए वीर हां में गर्दन हिलाता है। मुझे एक बात बताओ, तुम भी तो बत्रा फैमिली के ही हो ना? तो फिर तुम्हें इस बात का डर या गुस्सा नहीं है कि मैंने रूहान बत्रा को जान से मार डाला? रचित झा को अजीब तरीके से देखते हुए वीर उससे पूछता है और वीर की बात सुनकर रचित झा के चेहरे पर एक सैड सी स्माइल आ जाती है। मैं बस नाम के लिए बत्रा फैमिली का एक मेंबर हूं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। एक नाजायज औलाद को कभी भी जायज हक नहीं मिल सकता। उन लोगों के लिए तो मैं बस एक ऐसी नाजायज औलाद हूं जिसका उन लोगों ने आज तक चेहरा भी नहीं देखा, क्योंकि उनके पास अपने खुद के बहुत से बच्चे और नाती पोते हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना है। तो ऐसे में एक नाजायज औलाद को वो दर्जा कहां मिल सकता है जो उस खानदान की जायज औलाद को मिलता है? अपने चेहरे पर सैड स्माइल के साथ रचित झा वीर से कहता है, और सच पूछो तो रचित झा की बात सुनकर वीर को उसके लिए जेन्युइनली बुरा लग रहा था। आफ्टर ऑल, कोई भी इस तरह की किस्मत डिजर्व नहीं करता जहां बड़ों की गलती की सजा बच्चे भुगतें। आपको पता है मुझे डेडली परफ्यूम नाम की स्किल क्यों सीखनी पड़ी? अचानक से ही रचित झा वीर से कहता है और रचित झा की बात सुनकर वीर उसे बिना कुछ कहे बस इंटेंशनली देखने लगता है और साइलेंटली उसे आगे एक्सप्लेन करने की परमिशन दे देता है। कई सैकड़ों सालों पहले
बत्रा फैमिली एक पूरी की पूरी कंट्री की मालिक हुआ करती थी। उस कंट्री को वो लोग एक मोनार्की की तरह रूल किया करते थे। तो उस जमाने में राजाओं पर बहुत से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुआ करते थे। बहुत से राजाओं को जहर देकर जान से मार दिया जाता था और यही वजह थी कि वहां पर डेजिग्नेटेड फूड टेस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। वो खाने को टेस्ट करके ये कंफर्म करते थे कि उस खाने के अंदर किसी भी तरह का जहर नहीं है। तो ये डेडली परफ्यूम नाम की स्किल उन्हें सिखाई जाती थी, जो इस टास्क को परफॉर्म करते थे। अगर उन्होंने जो खाना खाया है उसमें पॉइजन होता था तो उनकी बॉडी तुरंत ही एक परफ्यूम रिलीज करती थी। अगर खाने में मिला पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता था तो डेडली परफ्यूम की टीचिंग्स की वजह से वो फूड टेस्टर जिंदा रह सकता था। लेकिन अगर वो पॉइजन डेडली परफ्यूम द्वारा प्रोवाइड किए गए डिफेंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो उस फूड टेस्टर की वहीं उसी समय मौत हो जाती थी। एक गहरी सांस लेते हुए रचित झा वीर को बताता है और रचित झा की बात को ध्यान से सुनते हुए वीर अपनी गर्दन हिलाता है। डेडली परफ्यूम तो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ऐसे में बहुत ही कम पॉइजन्स ऐसे होते होंगे जो उसकी प्रोटेक्शन को तोड़ सकते होंगे, है ना? रचित झा की बात पर गौर करते हुए वीर उससे पूछता है और वीर की बात सुनकर रचित झा नामे गर्दन हिलाता है। राजाओं को जान से मारने वाले जहर कभी भी इतने ज्यादा सिंपल नहीं होते हैं। डेडली परफ्यूम कितनी ज्यादा पावरफुल है ये इस बात पर डिपेंड करती थी कि ये इंसिडेंट्स कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। हर बार जब भी कोई नया जहर डिस्कवर होता था या अब भी होता है, डेडली परफ्यूम को ऑल्टर करके और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाता था ताकि वो उस पॉइजन के अगेंस्ट डिफेंड कर सके। अनगिनत जनरेशंस जिनमें ये डेडली परफ्यूम एग्जिस्ट रहा है, भगवान जाने इसने कितनी ही मौतें देखी हैं कि ये इस मकाम तक पहुंच पाया है जिस मकाम पर ये आज है। अपना सर नामे हिलाकर रचित झा वीर से कहता है और फिर एक गहरी सांस लेता है। केवल बत्रा फैमिली के नौकर ही डेडली परफ्यूम सीख सकते हैं, जबकि केवल बत्रा फैमिली के असली मेंबर्स एक्सक्लूसिव हुईगोंग 7 ट्विस्ट सीख सकते हैं। अब बताइए, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे एक बत्रा के तौर पर कंसिडर किया जाता होगा? अपने चेहरे पर सैड स्माइल और आवाज में उदासी के साथ रचित झा वीर से कहता है और रचित झा की बात सुनकर वीर बस खामोश रहता है। बत्रा फैमिली के ही एक मेंबर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं एक ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे कि मैं आपको जान से मार सकूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और न ही अपने मिशन को पूरा किए बगैर मैं वापस लौट सकता हूं। और यही वजह है कि मैं कभी भी बत्रा फैमिली में वापस नहीं लौट पाऊंगा। तो ऐसे में मैं केवल इसी शेल्टर के अंदर ही छुपा रह सकता हूं और कभी भी इस शेल्टर की 4 दीवारी के बाहर नहीं घूम सकता। रचित झा एक गहरी सांस लेता है और वीर से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रचित। अगर इस शेल्टर से बाहर निकलकर तुम्हारी जान को खतरा है तो फिर तुम यहीं पर ही रहो। अब जब तुम यहां इस फील्ड में हो, तब अगर बत्रा फैमिली के मेंबर्स यहां पर आ भी जाते हैं तब भी वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। रचित झा की बात को सुनकर वीर को उससे सिंपैथी हो रही थी। हालांकि ये बात और थी कि मन ही मन वीर इस बात के लिए श्योर नहीं था कि कहीं ये रचित झा की कोई चाल तो नहीं। क्या वाकई में रचित झा उसे सच बोल रहा है? वीर को फिलहाल इस समय कुछ भी नहीं पता था, पर हां, वो इतना जरूर समझता था कि रचित झा को अपनी साइड रखना उसे अपनी साइड ना रखने के मुकाबले कहीं ज्यादा यूजफुल है। और यही वजह थी कि वीर ने डिसाइड किया था कि फिलहाल के लिए रचित झा उसके लिए काम करना कंटिन्यू रख सकता है और साथ ही साथ रचित झा को उसका सहारा और सिंपैथी भी मिलती रहेगी। रचित झा को वीर की सेफ्टी का एश्योरेंस मिलने के बाद वो उस रूम से चला जाता है और उसके बाद वीर भी शेल्टर से बाहर निकल जाता है। शेल्टर से बाहर निकलने के बाद वीर एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां उसके आसपास कोई ना हो और फिर अपने पंख बुलाकर सिल्वर फॉक्स को अपने हाथ में लिए उड़ता हुआ वीर मिस्ट्री आइलैंड की तरफ जाने लगता है। मिस्ट्री आइलैंड की तरफ उड़ते हुए वीर के पास
सिल्वर फॉक्स होने की वजह से उड़ने वाले एलियंस उसके आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं और इसीलिए मिस्ट्री आइलैंड तक पहुंचने के रास्ते में वीर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। मिस्ट्री आइलैंड पहुंचकर वीर नोटिस करता है कि यह मिस्ट्री आइलैंड जो उसने टाइटन ग्रह पर मिस्ट्री आइलैंड देखा था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। दूर से ही वीर को उस मिस्ट्री आइलैंड के बीचों बीच एक काले रंग का मेटल शेल्टर नजर आ रहा था जो देखने में किसी झुके हुए शैतान के जैसा लग रहा था। हालांकि ये बात और थी कि प्रिंसेस यिन यांग के रॉयल शेल्टर के मुकाबले मिस्ट्री आइलैंड पर मौजूद रॉयल शेल्टर कहीं ज्यादा छोटा था और उस शेल्टर के आसपास मौजूद आसमान पर ढेरों खतरनाक और जानलेवा एलियंस उड़ रहे थे। और इसी से वीर इस बात को अच्छे से समझ गया था कि ये स्पिरिट शेल्टर जो पहला स्पिरिट शेल्टर उसने हासिल किया था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस समय पर किसी भी तरह के एलियंस, जब तक कि वो सुपर एलियंस नहीं हैं, वीर के लिए सिवाय ड्रेसिंग्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगले ही पल अपने हाथ में सिल्वर फॉक्स लिए वीर आगे बढ़ने लगता है और उस स्पिरिट शेल्टर के आसपास मौजूद सभी एलियंस साइड होते हुए वीर को आगे बढ़ने का रास्ता देना शुरू कर देते हैं। फ्रंट गेट पर पहुंचने के बाद वीर एक गहरी सांस लेता है और अंदर जाने लगता है। अब क्योंकि ये शेल्टर एक फ्लोटिंग आइलैंड पर था, शायद इसीलिए इस आइलैंड पर मौजूद हर एक एलियन के पास उड़ने की काबिलियत थी। उस आइलैंड पर बड़ी बड़ी चिड़ियां, पंख वाले टाइगर्स, 4 पंखों वाले एलियंस और यहां तक कि एक बड़ा सा सांप भी मौजूद था जिसके पास पंख भी थे। लेकिन सरप्राइजिंगली सिल्वर फॉक्स की मौजूदगी की वजह से सभी उड़ते हुए वहां से दूर भागते जा रहे थे। वीर उस खतरनाक से दिखने वाले मेटल शेल्टर में एंटर करता है और तभी अचानक से उसे एक परछाई सी मिस्ट्री आइलैंड के अक्रॉस उड़ती हुई नजर आती है, जिसे देखकर कंफ्यूजन में वीर की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं। मैंने ऑलरेडी ये ऑर्डर दिया हुआ है कि मिस्ट्री आइलैंड पर आना सभी के लिए मना है, फिर मेरे ऑर्डर्स को डिसोबे करके यहां पर आने की हिम्मत किसकी हुई है? अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए वीर कस के चिल्लाता हुआ कहता है। मेटल शेल्टर की हाई वॉल के ऊपर खड़ा होकर वीर नोटिस करता है कि वो परछाई एक आदमी की है जो हर पल वीर के करीब आ रहा है। उसके पास वीर की तरह कोई सिल्वर फॉक्स जैसा पेट नहीं था और शायद इसीलिए ढेरों मॉन्स्टर्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एनकाउंटर हो रहे एलियंस के ग्रुप से लड़ते हुए वो आदमी रास्ते में बस खून और हड्डियां ही छोड़ रहा था। वीर नोटिस करता है कि कोई भी एलियन उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था और वो सीधा मेटल शेल्टर की तरफ आ रहा था। वीर को मेटल शेल्टर की तरफ आने वाले उस आदमी के चेहरे की एक झलक नजर आती है जिसे आज से पहले वीर ने कभी भी नहीं देखा था। काले रंग के बाल और काले रंग के आर्मर के साथ उस आदमी की आंखें काफी सुंदर थीं और उसके हाथों में एक कॉपर स्वॉर्ड चमचमा रही थी। तलवार के साथ उस आदमी की कुशलता काफी इंप्रेसिव और उसकी तलवार का एक स्वाइप देखने में बहुत ही ज्यादा इंटिमिडेटिंग था। अजीब बात है, ऐसा कैसे कि आज से पहले मैंने इस आदमी को आइस फील्ड्स पर देखा ही नहीं। वीर इस बात के लिए 100% श्योर था कि मेटल शेल्टर की तरफ जो ये इंसान बढ़ रहा है उसे आज से पहले वीर ने आइस फील्ड्स पर कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि जिस तरह की स्वॉर्ड स्किल्स उस आदमी के पास हैं उसके साथ वीर को उसे पहचानने में देर नहीं लगती। इस तरफ वो आदमी वीर के और करीब आ जाता है और जब वो वीर को हाई वॉल के ऊपर खड़ा हुआ देखता है और उसके चेहरे पर अचानक से ही कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वीर स्पिरिट शेल्टर की वॉल के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके आसपास एक भी एलियन मौजूद नहीं था, बस एक सिल्वर फॉक्स उसके कंधों पर ग्रेसफुली बैठा हुआ था। वो दोनों देखने में अपने आप में ही एक स्पिरिट नजर आ रहे थे और यही चीज उस आदमी को वीर को देखकर लगी थी और यही वजह थी कि बिना किसी वार्निंग के वो आदमी अपनी तलवार घुमाते हुए वीर की तरफ बढ़ने लगता है। उस आदमी को इस तरह से तलवार घुमाते हुए अपनी तरफ आता हुआ देखकर कंफ्यूजन में वीर की आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस अजनबी जिसे वीर जानता तक नहीं था उसे अचानक से ऐसा क्या हो गया है। बिना किसी शब्द के उस आदमी ने बस एक पावरफुल स्किल कास्ट की और अब वो वीर पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है।
जैसी उस इंसान की पावर नजर आ रही थी, उससे वीर को इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही थी कि उस आदमी ने ऑलरेडी अपना जीन लॉक अनलॉक कर लिया था। जैसे ही वीर उस आदमी को अपने करीब आते हुए देखता है, वो इस बात के लिए 100% श्योर हो जाता है कि उस आदमी का इरादा वीर से इस शेल्टर को छीनने का है। पर खैर, वीर भी यहां पर किसी के इंट्रोडक्शन के लिए नहीं आया था, और यही वजह थी कि वीर उस आदमी के साथ कॉम्बैट करने का डिसीजन लेते हुए खुद को हर तरह से प्रिपेयर कर लेता है। जबकि वो आदमी, जिसका नाम जितेश खन्ना था, लड़ाई शुरू होते ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे मोरा ग्रह में रहते हुए 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया था, और इतने समय में उसने बहुत से रॉयल शेल्टर्स पर कब्जा जमाया था और बहुत सी रॉयल स्पिरिट्स के साथ लड़ा भी था। अपने जीन लॉक को ओपन करने के बाद आज तक जितेश खन्ना का सामना ऐसे किसी ओपोनेंट के साथ नहीं हुआ था जो उसके खुद के टैलेंट को टक्कर देता हो। लेकिन आज केवल 2 सेकंड के अंदर अंदर ही 2 लंबी तलवारें तेजी से उस पर अटैक करने लगीं, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आज से पहले कभी भी जितेश खन्ना इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि रॉयल स्पिरिट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। जितेश खन्ना की ही तरह वीर को भी यही लग रहा था कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है। इस समय तो खैर वीर अपनी डुअल स्वॉर्ड स्किल को जितनी ज्यादा बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकता था वो कर रहा था, और अभी फिलहाल उसकी यह स्किल कुछ समय के लिए उसके लेटेस्ट ओपोनेंट को सरप्राइज करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वीर जानता था कि अगर उसे जीतना है तो उसे इससे ज्यादा कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि वो अपने इस नए ओपोनेंट पर भारी पड़ सके। वीर नोटिस करता है कि उसका ओपोनेंट न सिर्फ स्वॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा निपुण है, बल्कि उसे तलवार चलाने के बहुत से तरीके भी आते हैं। देखने में किसी जीनियस के जैसा लगने वाला वो इंसान वीर को किसी बड़े खानदान का भी नजर आ रहा था। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस रॉयल शेल्टर की ओनरशिप तुम्हारा अल्टीमेट गोल है भी, तब भी उसके लिए मुझे जान से मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वैसे तो अपने अटैकर्स को जान से मारने के लिए वीर अपना पीकॉक क्रॉसबो इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन फिर वीर यह भी नहीं चाहता था कि वो एक और फाइटर, और वो भी इतने अच्छे फाइटर को जान से मारे। और यही वजह थी कि हथियार चलाने से पहले वीर बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व कर लेना चाहता था। तो तुम एक स्पिरिट नहीं हो? जब जितेश खन्ना ने वीर की बात सुनी तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, और अगले ही पल वीर के चेहरे को हैरानी से देखते हुए वो जल्दी से अपने हथियारों को वापस ले लेता है। क्या तुम्हें मैं एक स्पिरिट लगता हूं? रियली? मतलब किस एंगल से तुम मुझे एक स्पिरिट समझने की गलती कर सकते हो? आज से पहले तुमने कभी इस तरह की कोई स्पिरिट देखी है क्या? जितेश खन्ना की बात सुनकर हैरान तो वीर भी था, लेकिन साथ ही साथ वो राहत भरी सांस भी लेता है। पर फिर भी ये तो वीर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका ओपोनेंट इतनी देर से उसे एक स्पिरिट समझ रहा था। जितेश खन्ना कुछ और देर तक वीर को ऑब्जर्व करता रहता है, और फिर आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर वीर के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें ऑफेंड करने का नहीं था मेरे दोस्त। दरअसल मैंने तुम्हें हाई वॉल के ऊपर खड़े हुए देखा था। तुम्हारे आसपास एलियंस घूम रहे थे, लेकिन सभी एलियन तुम्हें अप्रोच करने में डर रहे थे। तुम्हारे इतने ग्रेशियस लुक्स के साथ मेरा तुम्हें इस जगह का रूलर समझना एक काफी नेचुरल था, या ऐसा मैंने सोचा था। सच ही कहते हैं लोग कि इंसान के लुक्स पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार फिर सभी फॉर्मेलिटीज को स्किप करते हुए डायरेक्ट तुम पर हमला करने के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्यों ना हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करें? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? वीर के सामने सर झुकाते हुए जितेश खन्ना उससे कहता है, और जितेश खन्ना के एक्सप्लेनेशन पर गौर करने के बाद वीर को रियलाइज होता है कि उसकी बात सही ही है। जितेश खन्ना तो क्या, कोई भी वीर को इस तरह से देखकर शायद ऐसा ही कुछ समझ ले। मेरा नाम वीर रहेजा है। वेल, मुझे उम्मीद है कि यहां इस फील्ड में तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ वीर जितेश खन्ना से कहता है। ओह, तो तुम हो वीर रहेजा? वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है।
तुम ही वो वीर रहेजा हो जो बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हो? और भी ज्यादा हैरानी से वीर को देखते हुए जितेश खन्ना न चाहते हुए भी पूछे बगैर रह नहीं पाता है। वेल, अज्यूमिंग कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में फिलहाल कोई दूसरा वीर रहेजा नहीं है तो हां, फिर वो मैं ही होऊंगा। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर हंसते हुए जवाब देता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मुराग्रह पर आए हुए केवल 1 साल से बस थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ होगा, फिर भी तुमने ऑलरेडी अपना जीन लॉक अनलॉक कर लिया है। प्लीज मुझे बताओ कि यह चमत्कारी काम तुमने किस तरह से किया है? वीर ने उसे जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद अब जितेश खन्ना को इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि वीर एक्चुअल में कौन है, बल्कि अब वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। वेल, इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह बस एक नेचुरल टैलेंट है। अपने चेहरे पर थोड़ी एम्बैरेसिंग स्माइल के साथ वीर जितेश खन्ना से कहता है। इनफैक्ट उसे ऐसा फील होना शुरू हो गया था कि आइस फील्ड या शायद मोराग्रह पर मौजूद हर एक इंसान को उसके मोराग्रह के छोटे से 1 साल के टेन्योर के बारे में पता चल गया है। सिर्फ 1 साल में ही एक इंसान का अपना जीन लॉक ओपन करना केवल टैलेंटेड इंसान के बस की बात नहीं है ना। इस तरह का चमत्कारी काम तो केवल उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जो कि सुपर टैलेंटेड लोगों की दुनिया से आते हैं। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना कुछ पलों के लिए शांत रहता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद बोलना शुरू कर देता है। वैसे बदतमीजी की भी हद है। मैंने तुमसे इतनी बातें कर ली, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन तो तुम्हें दिया ही नहीं। मेरा नाम जितेश खन्ना है और मैं रुचिका खन्ना का अंकल हूं। अपने नए एडवेंचर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि मुझे यहां आइस फील्ड तक ले आया, रुचिका ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं यहां आइस फील्ड में तुम्हें ढूंढ कर ये देख लूं कि तुम्हें किसी तरह की असिस्टेंस की जरूरत तो नहीं है। लेकिन अब मैं इस बात को साफ साफ देख पा रहा हूं कि तुम्हें वाकई में किसी भी तरह की असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। कुछ और देर की खामोशी के बाद जितेश खन्ना खुद की बेवकूफी पर हंसते हुए वीर से कहता है, तुम रुचिका के अंकल हो? अब सरप्राइज होने की बारी वीर की थी। हां, मैं उसका अंकल हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं उससे बस 20 साल ही बड़ा हूं। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना स्माइल करता है और कुछ पलों का पॉज लेता है। वेल, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे रुचिका की तरह अंकल बुला सकते हो, और अगर तुम्हें अंकल बुलाना सही नहीं लग रहा है तो क्यों ना तुम मुझे बड़े भाई जितेश बुलाओ। मुझे किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ जितेश खन्ना वीर से कहना जारी रखता है, मेरे ख्याल से मैं आपको अंकल ही बुलाऊं, वही मेरे लिए सही रहेगा। जितेश अंकल, नहीं तो पता नहीं मैं रुचिका को आज यहां हमारी इस मीटिंग के बारे में कैसे बताऊंगा। खांसते हुए वीर जितेश खन्ना से कहता है, यह आदमी रुचिका से 20 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये कितना ज्यादा यंग हो। क्या आदमी है ये? जितेश खन्ना को अजीब तरीके से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ वीर मन ही मन सोचता है, वेल, अब जब हम फॉर्मली एक दूसरे से मिल चुके हैं तो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। हम दोनों साथ में इस जगह के अंदर जाते हैं। जो भी एलियन पर अपना फाइनल स्ट्राइक करेगा वो उस एलियन की बॉडी को रखेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इस शेल्टर की ओनरशिप तुम्हारी ही रहेगी। कुछ देर के बाद जितेश खन्ना वीर से कहता है, जितेश अंकल, मुझे लगता है कि आपको खुद ही अंदर चले जाना चाहिए। वो क्या है ना, मेरे हिसाब से अगर हम दोनों साथ में अंदर जाएंगे तो वो हम दोनों के लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर उसे सजेस्ट करता है, एक्सक्यूज मी वीर बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडीकैप हूं? वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना स्माइल करते हुए कहता है, नहीं जितेश अंकल, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। दरअसल बात यह है कि मेरे पास जो ये मेरा पेट है, इसके पास एक स्पेशल पावर है। तो जब तक ये मेरे साथ रहेगा तो गहरे समुद्र के नीचे रहने वाले एलियंस भी मेरा रास्ता क्लियर कर देंगे और मेरे आसपास भी नहीं फटकेंगे। तो ऐसे में अगर हम दोनों साथ में अंदर जाते हैं तो मुझे डर है कि हम दोनों में से किसी को भी किसी भी एलियन की बॉडी का फायदा नहीं होगा। अपने कंधे पर मौजूद सिल्वर फॉक्स की तरफ इशारा करता हुआ वीर जितेश खन्ना को बताता है, और वीर की बात सुनकर शौक और हैरानी के मारे जितेश खन्ना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सच में
क्या इस तरह का पेट वाकई में एग्जिस्ट करता है? ओ माय माय, ये तो बहुत ही रिमार्केबल है। शौक और हैरानी के साथ जितेश खन्ना बहुत ही इंटेंशनली सिल्वर फॉक्स की तरफ देखता है, लेकिन एटलीस्ट अब उसे यह समझ में आ गया था कि क्यों सभी एलियंस इस समय वीर से दूर भाग रहे थे। कितना कमाल का और इंप्रेसिव एलियन है और कितनी कमाल की पावर है इसके पास। इस सिल्वर फॉक्स के साथ तुम तो आसानी से किसी भी स्पिरिट शेल्टर के इनर सैंक्टम तक पहुंच सकते हो। इस छोटी सी चीज के साथ तुम तो जिस भी स्पिरिट शेल्टर को चाहो उस स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर सकते हो। जितेश खन्ना अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए वीर से कहता है, हां कर तो सकता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिल्वर फॉक्स की यह एबिलिटी केवल एलियंस के अगेंस्ट ही काम करती है। स्पिरिट को मैन्युअली ही डील करना पड़ता है। वीर को जितेश खन्ना से कुछ भी छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी और इसीलिए वो जितेश खन्ना को सब कुछ साफ साफ बता देता है। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई एलियन नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। अब कम ऑन, साथ में अंदर चलते हैं। शायद तुम मुझे दिखा सको कि इस सिल्वर फॉक्स में कितनी पावर है। वीर की स्लीव्स खींचकर उसे मेटल शेल्टर के अंदर ले जाते हुए जितेश खन्ना वीर से कहता है, और फिर एज यूजुअल सिल्वर फॉक्स की वजह से कोई भी एलियन वीर के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करता है और इसी तरह से बिना किसी इंटरप्शन और प्रॉब्लम के वो दोनों आसानी से स्पिरिट हॉल के अंदर चले जाते हैं। ये तो वाकई में सबसे ज्यादा पावरफुल पेट है। सच पूछो तो जितेश खन्ना को अब स्पिरिट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था और उसकी नजरें केवल सिल्वर फॉक्स पर ही टिकी हुई थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खुद के लिए भी एक ऐसा ही सिल्वर फॉक्स जैसा पेट चाहिए। इस तरफ वीर अपनी आंखों के सामने मौजूद स्पिरिट को देखता है और उसे देखते ही वीर के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो एक फीमेल स्पिरिट थी जो कि एक शिफॉन आर्मर में लिपटी हुई थी, जिसकी वजह से उसके गॉर्जियस पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। शार्प ईयर्स के साथ साथ उस स्पिरिट की पीठ पर पंखों का पेड़ था जो कि देखने में किसी तितली के पंखों के जैसा लग रहा था। पर्पल रंग की आंखों के साथ वो स्पिरिट किसी एल्फ के जैसी खूबसूरत लग रही थी। ओह, अब मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस जगह को अकेले टैकल करने के मौके को हाथ से क्यों जाने दिया। अगर मैं इसे हरा देता तो यह खूबसूरत स्पिरिट मेरी होती। जब जितेश खन्ना उस एल्फ स्पिरिट को पलट कर देखता है तब अपने चेहरे पर सैड स्माइल के साथ वो वीर से कहता है, वेल, अगर आपको इतना ही रिग्रेट हो रहा है और अगर आप छोटे से कंपटीशन में इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना हम दोनों अभी साथ में जाएं और देखें कि स्पिरिट की ओनरशिप को पहले कौन अचीव करता है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर जितेश खन्ना से कहता है, ना, खन्ना फैमिली ने एक बार जबान दे दी तो दे दी। हमारी अपनी बात से पीछे हटने की आदत नहीं है। यह स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है वीर बेटा। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना अपना हाथ हिलाते हुए वीर से कहता है। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर उसके बाद एक पल का भी इंतजार नहीं करता और फिर तुरंत ही भागता हुआ सीधा स्पिरिट हॉल के बीचों बीच जाने लगता है। वो एल्फ स्पिरिट भी जैसे ही वीर को अपनी तरफ आते हुए देखती है, बिना किसी हेजिटेशन के अपने दुश्मन का सामना करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। क्योंकि बाकी सभी एलियंस पहले ही पीछे हट गए थे तो उस जगह पर केवल स्पिरिट ही बची थी जो अंत तक लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वीर अभी खुद उस स्पिरिट के साथ भिड़ना नहीं चाहता था और इसीलिए अगले ही पल वो प्रिंसेस येन और प्रिंसेस यांग को बुलाता है और उन्हें उस एल्फ स्पिरिट के साथ डील करने के लिए छोड़कर खुद भागते हुए स्पिरिट स्टैचू की तरफ जाने लगता है। ओ बेटे की ट्विन ब्यूटी स्पिरिट्स! प्रिंसेस येन और प्रिंसेस यांग को देखकर हैरानी और शौक से जितेश खन्ना की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इस तरफ वो एल्फ स्पिरिट वीर के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज होता है वो ट्विन स्पिरिट के द्वारा सप्रेस्ड कर दी गई है, जिसे उसके ऊपर खुला छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ वीर जल्दी से स्पिरिट स्टैचू की तरफ जाता है और अगले ही पल वो उसके माथे से स्पिरिट स्टोन को छीन लेता है और फिर मैं एम्प्टी स्पिरिट अपने नए मास्टर को सरेंडर करके उन्हें अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टी ऑफर करने के लिए तैयार हूं। अब से लेकर इटर्निटी तक मैं एक फेथफुल सर्वेंट की तरह रहूंगी। एल्फ स्पिरिट वीर के साथ फाइट पर गिव अप कर देती है
और वीर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपना संकल्प बोलती है। अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर जितेश खन्ना ऐसे फ्रीज हो गया था जैसे कि किसी ने उसे स्टैचू बोल दिया हो। अपनी जगह पर ज्यों के त्यों खड़े रहकर वो बस वीर को बिना किसी एफर्ट के एम्प्टी स्पिरिट प्रिंसेस के माथे पर स्पिरिट स्टोन को रखता हुआ देखते रहता है, और अगले ही पल स्टोन से निकलने वाली चकाचौंध रोशनी के साथ वो एम्प्टी स्पिरिट प्रिंसेस उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। वीर बेटा, नहीं, मुझे तो तुम्हें वीर भाई बुलाना चाहिए। तुम तो एकदम कमाल के हो। मतलब ये तुमने कैसे किया? ये सब देखने के बाद मैं बस इसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं कि तुम मुझे भी एक या दो चीजें सिखा सको। मैं न जाने कब से खुद के लिए एक खूबसूरत प्रिंसेस क्लास स्पिरिट को अर्न करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे एक भी स्पिरिट हासिल नहीं हुई। वीर के पास आकर जितेश खन्ना अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उससे कहता है। उसका चेहरा इस समय खुशी के मारे चमक रहा था और एक मैच्योर एल्डर का लुक तुरंत ही उसके चेहरे से गायब हो गया था। वेल, ये सब कुछ तो किस्मत की बात है। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। सच ही कहा है शाहरुख खान ने, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है। अब देखो ना, मैं हर दिन ऊपर वाले से अच्छी किस्मत की दुआ करता हूं, और खास करके जब एक रॉयल शेल्टर पर हमला करने जाता हूं उससे पहले तो जरूर ही करता हूं। यहां तक मैं तो एक रॉयल शेल्टर पर अटैक करने से पहले नहाता भी हूं, लेकिन उसके बावजूद अब तक मेरा जितनी भी स्पिरिट से सामना हुआ है, तब स्पिरिट स्टोन देने पर उन सभी ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चूज किया है। जितेश खन्ना के चेहरे पर इस समय उदासी के एक्सप्रेशंस थे, और उसे ऐसे देखकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे। जितेश अंकल, मुझे कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं चाहकर भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वीर जितेश खन्ना को इस तरह से देखता है जैसे कि वो उसकी मदद तो करना चाहता है, लेकिन हालात की वजह से वो उसकी मदद कर नहीं पा रहा है। सच में? ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना तुम मुझे कुछ ऐसे तरीके सिखा दो जिससे कि मैं एक स्पिरिट को कैप्चर कर सकूं, या अगर हो सके और अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी स्पिरिट्स में से एक बेच दो। मुझे तुम्हारी स्पिरिट खरीदने में बेहद खुशी होगी। वीर के सामने यह सजेशन रखते हुए जितेश खन्ना के मुंह से ऑलमोस्ट लार टपकने लग गई थी। उसकी आंखें प्रिंसेस यिन और प्रिंसेस यांग की तरफ घूमती हैं, और उसे देखकर साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी एक स्पिरिट को हासिल करने के लिए ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड था। वीर बेटा, तुम जितनी चाहो उतनी स्पिरिट्स मुझे बेच सकते हो। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। जितेश खन्ना वीर से कहना जारी रखते हैं, और जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर एक गहरी सांस लेते हुए अपना फोरहेड रब करने लगता है। जितेश अंकल, हम ऐसा क्यों ना करें, अगली बार आपको जब भी कोई ऐसी स्पिरिट दिखे जो आपको पसंद आ जाए तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मैं स्पिरिट स्टोन को दिलाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। मेरी अच्छी किस्मत के साथ इस बात के 90% तक चांसेस हैं कि मैं आपके लिए एक स्पिरिट स्टोन जरूर ही हासिल कर लूंगा। जितेश खन्ना से इतना कहते ही वीर जल्दी से प्रिंसेस यिन और प्रिंसेस यांग को वापस ले लेता है। वीर ने अच्छा खासा समय बिताया था इन ट्विन स्पिरिट्स को हराकर उन्हें हासिल करने के लिए, और यही वजह थी कि वीर किसी भी कीमत पर इन दोनों को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसके अलावा वीर को अक्सर ही किसी न किसी बैटल में इन ट्विन स्पिरिट्स की जरूरत पड़ती ही रहती थी। प्लस क्रिस्टल पैलेस के इतने बड़े होने की वजह से यिन और यांग प्रिंसेस की सर्विसेज उसे ऑपरेशनल रखने में बहुत ही काम आएंगी, और यही वजह थी कि अगर वीर चाहे भी तो भी वो अपनी उन दोनों स्पिरिट्स को बेच नहीं सकता था। वेल, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे फ्यूचर की खुशी पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर डिपेंड करती है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ जितेश खन्ना वीर से कहते हैं, और जिस तरह से वो खुद को हैंडल कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्विन स्पिरिट को ना खरीद पाने की अपनी डिसअपॉइंटमेंट को छुपा रहे हों। लेकिन फिर भी वीर के उन्हें स्पिरिट स्टोन हासिल करने में मदद के इरादे से उन्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा था, क्योंकि वीर ने उनसे कहा था कि अगली बार उन्हें कोई भी स्पिरिट पसंद आएगी तो वो उसे हासिल करने में उनकी मदद करेगा। इस बात से ही जितेश खन्ना अपनी डिसअपॉइंटमेंट को पूरी तरह से भूल गए थे।
यिन और यांग प्रिंसेसेस को एक्शन में देखकर और वीर को एम्प्टी प्रिंसेस की लॉयल्टी क्लेम करता हुआ देखकर जितेश खन्ना की नजरों में वीर किसी गुड लक के देवता की जैसा था। और यही वजह थी कि जितेश खन्ना बार बार लगातार वीर का हाथ पकड़ते जा रहे और उसका हाथ छोड़े बगैर अच्छी किस्मत की दुआ कर रहे थे। जितेश अंकल, ये कौन सा समय चल रहा है? I mean, हम पुराने जमाने में नहीं जी रहे हैं अब, इसलिए 1 मिनट के लिए अपने इन सुपरस्टिशियस बिलीफ को साइड में रख दीजिए। वीर को यह बहुत ही अजीब लग रहा था कि कोई उसके हाथ को यूं इस तरह से तेजी से हिलाता जा रहा था और जितेश खन्ना जैसा इतना बड़ा और पावरफुल आदमी उसे इस तरह से ऑलमोस्ट वर्शिप कर रहा था। वीर बेटा, तुम अभी यंग हो और इसके बावजूद तुम्हारी अच्छी किस्मत ने हमेशा ही तुम्हारा साथ दिया है और शायद यही वजह है कि तुम एक ऐसे इंसान का दर्द नहीं समझ सकते जिसके पीछे बदकिस्मती हाथ धोकर पड़ी हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मैं कितना ज्यादा अनलकी रहा हूं। मेरी बुरी किस्मत तो सारी जिंदगी मेरे पीछे ऐसे चलती आई है जैसे कि मानो इंसान के पीछे कोई पागल कुत्ता लगा हो। मैं तुम्हें बताता हूं कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब हमारे स्कूल में एक सीट पर 2 स्टूडेंट्स बैठते थे, तो मेरी क्लास में 25 बॉयज और 23 गर्ल्स थी। ट्रेडिशनली एक लड़का और एक लड़की एक डेस्क को शेयर करते थे, लेकिन 2 एडिशनल लड़कों को एक साथ बैठना पड़ता था। और मेरी बुरी किस्मत तो देखो बेटा, मैं उन लड़कों में से था जिसे एक लड़के के साथ डेस्क शेयर करनी पड़ती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक आज तक मैं किसी लड़की के बगल में नहीं बैठा। अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए जितेश खन्ना की आंखों में आंसू भर गए थे और उनकी बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल पाता, जितेश खन्ना एक बार फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, जब भी हम गेम्स खेलते थे तब भी मुझे हमेशा एक लड़के के साथ ही ग्रुप किया जाता था। और तुम्हें पता है, मेरा डेस्क पार्टनर अक्सर ही एब्सेंट रहता था, जिसका मतलब यह था कि ज्यादातर दिनों में मुझे अपने टीचर के साथ ग्रुप कर दिया जाता था। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते बच्चे, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए जितेश खन्ना वीर से कहते हैं और उनकी बात सुनकर वीर एक गहरी सांस लेता है। अंकल, वो मैं वीर एक बार फिर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से जितेश खन्ना उसकी बात बीच में ही काट देते हैं। और मानो कि जैसे ये सब काफी नहीं था, तो बड़े होकर स्कूल से पास आउट होने के बाद भी मैंने आज तक एक भी लॉटरी नहीं जीती है, आज तक ताज का एक भी गेम नहीं जीता। अरे और तो और, मैं जब भी किसी छोटे एलियन के शिकार की तलाश में जाता था, तुम विश्वास नहीं करोगे, पर पता नहीं कैसे मैं हमेशा ही खतरनाक, जानलेवा, भूखे और खून के प्यासे एलियंस को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। चलो वो तो जो होता था सो होता था, लेकिन अपनी जान पर खेलकर इतने एलियंस को मारने के बावजूद मुझे कभी भी उनकी डेविल सोल हासिल नहीं होती थी। जब भी किसी स्पिरिट शेल्टर को हासिल करके मुझे कोई स्पिरिट स्टोन मिलता था, तब किसी भी स्पिरिट की सर्विस मुझे नहीं मिलती थी। मैंने तो अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट ही कर लिया था, तब तक जब तक मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हुई थी। तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझे मेरा मसीहा, मेरा सेवियर मिल गया है। जितेश खन्ना की आंखों में से इस समय जैसे गंगा जमुना ने बहना शुरू कर दिया था और वो लगातार वीर का हाथ हिलाते जा रहे थे। उन्हें इस तरह से देखकर वीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पिछले 30 सालों से सिंगल हों और अब फाइनली उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो गई है जो उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। और जैसे ही वीर को इस बात का एहसास होता है, उसे और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील होना शुरू हो जाता है। जितेश अंकल, वो मुझे अभी भी याद आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है जो मुझे बहुत ही अर्जेंटली पूरा करना है यहां से दूर। तो क्यों ना हम अपने इस डिस्कशन को किसी और दिन कंटिन्यू करें? ऑकवर्ड फील करता हुआ वीर जितेश खन्ना से कहता है। जितेश खन्ना की बातें सुनकर वीर इस बात के लिए तो श्योर हो गया था कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो सुपर डुपर अनलकी हैं, और यही वजह थी कि वीर ने सोच लिया था कि उनके जैसे इंसान से वो जितना दूर रह सके उतना ही अच्छा है, नहीं तो कहीं उनके आसपास होने से उसकी खुद की किस्मत ना अफेक्टेड हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितेश खन्ना ने अभी भी वीर का हाथ अपने हाथ में इस तरह से टाइटली पकड़ा हुआ था जैसे कि उन्होंने अपने सोलमेट को ढूंढ लिया हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वीर को अपनी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी सुनाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। इनफैक्ट वीर ने तो कई बार अपना हाथ झटक कर पीछे खींचने की भी कोशिश की थी, लेकिन
जीतेश खन्ना फिर भी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। और फिर अचानक से ही एक तेज गुर्राने की आवाज जमीन को हिलाकर रख देती है। वीर को भी अपने सर के अंदर एक बजिंग नॉइस महसूस होती है और वो ऑलमोस्ट गिर सा जाता है। ओ नो! और फिर अगले ही पल अचानक से ही वीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि न सिर्फ वीर को खतरे का एहसास हो गया था, बल्कि सिल्वर फॉक्स को भी आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। और यही वजह थी कि आसपास सतर्कता से देखते हुए वो भी गुर्राने लग जाता है। वीर जल्दी से स्पिरिट हॉल से बाहर निकलता है और अपनी टेम्परेरी बेहोशी की हालत से बाहर निकलकर जीतेश खन्ना भी बहुत करीब से वीर को फॉलो करते हुए स्पिरिट हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही वो दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, वहां का नजारा देखकर वो दोनों के दोनों इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन दोनों को ही अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगती है। वीर के स्पिरिट को कलेक्ट करने के बाद उस आइलैंड के सभी एलियंस वहां से ऑलरेडी भाग गए थे, लेकिन अंधेरे आसमान में एक एलियन अभी भी बाकी रह गया था। बादलों को चीरता हुआ वो एलियन इस समय तेजी से सीधा मिस्ट्री आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उस एलियन की प्रेजेंस से पूरा आसमान सुर्ख लाल रंग में जल रहा था और डर का माहौल किसी भी इंसान को सफोकेट करने के लिए काफी था। और ठीक 1 सेकंड के बाद एक डरावनी सी परछाई क्रैश करते हुए सीधा मेटल शेल्टर पर लैंड करती है, जो पूरे आइलैंड को हिलाकर रख देती है। और फिर अगले ही पल वीर और जीतेश खन्ना से 20 मीटर्स की दूरी पर एक एलियन आंखों में आग लिए उन्हें घूर कर देख रहा था। आसमान से उतरा वो एलियन देखने में किसी टी-रेक्स डायनासोर के जैसा लग रहा था, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी लाल रंग के स्केल से शील्डेड थी और 4 पंख आग में जल रहे थे। सिर से स्पाइरल शेप जैसे निकल रहे सींग के साथ उस टी-रेक्स एलियन की नाक से लगातार आग निकल रही थी। वेगन व्हील्स जैसी बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसकी प्यूपिल्स में आग की लपटें साफ साफ नजर आ रही थीं और उन्हीं आंखों से वो एलियन इस समय वीर और जीतेश खन्ना को देख रहा था। स्प्लिट अप, आप लेफ्ट जाइए, मैं राइट जाता हूं। मौके की नजाकत को समझते ही वीर वहां से भागने से पहले जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है। वो टी-रेक्स एलियन अच्छा खासा बड़ा और डरावना था और वीर जानता था कि इतने बड़े एलियन का सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि उसने अपना क्रॉसबो ड्रॉ करके एक बोल्ट फायर करने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर अगले ही पल वीर को रियलाइज होता है कि अगर उस बोल्ट से उस टी-रेक्स एलियन के थिक स्केल्स पियर्स भी हो जाते हैं, तब भी वो बोल्ट उस टी-रेक्स एलियन को इक्वल टूथपिक की पावर के जैसा ही हिट करेगा। इधर जीतेश खन्ना वीर की बात सुनते हैं और जैसा कि वीर ने उनसे कहा था, वो तुरंत ही लेफ्ट की तरफ भागने लग जाते हैं। जीतेश खन्ना अपने पीछे से एलियन को रोर करता हुआ सुनते हैं और अगले ही पल उन्हें उस एलियन के मुंह से फायर शॉट होती महसूस होती है। ठीक उसी पल उस टी-रेक्स एलियन के मुंह से निकली फायर पूरे के पूरे स्पिरिट हॉल को आग में लपेट लेती है और अगले ही पल आग की तपती गर्मी के अंडर वो मेटल शेल्टर तुरंत ही कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और फिर वो टी-रेक्स एलियन तुरंत ही जीतेश खन्ना के पीछे भागना शुरू कर देता है। जीतेश खन्ना एक डायनासोर का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बनना नहीं चाहते थे और इसीलिए वो चिल्लाते हुए जितना ज्यादा तेज हो सके उतनी ज्यादा तेजी से भाग रहे थे। इस समय उनकी हालत देखने में एक ऐसे बेचारे आदमी के जैसी लग रही थी जिसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो। उस टी-रेक्स एलियन के मुंह से निकली आग की लपटों से जीतेश खन्ना की बॉडी के कपड़े अफेक्ट होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से जीतेश खन्ना एक बार फिर डर और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। आपने सच ही कहा था, आप वाकई में बहुत ज्यादा अनलकी हैं। उस टी-रेक्स एलियन को पहले मैंने अप्रोच किया था, लेकिन उसके बावजूद इस एलियन ने आपके पीछे जाना चूज किया। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। इस तरह हवा की स्पीड से भागता हुआ वीर जीतेश खन्ना की चीख सुनकर मन ही मन सोचता है और मन ही मन सोचते हुए वीर
फाइनली मेटल शेल्टर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे मिस्ट्री आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता साफ साफ नजर भी आने लगता है। लेकिन चाहकर भी वीर के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बार बार लगातार उसे जितेश खन्ना की चीखें सुनाई दे रही थीं, जिनका वो टीरेक्स एलियन अभी भी पीछा कर रहा था। ये सब देखकर वीर को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी मदद के बिना जितेश खन्ना वहां से बचकर भाग पाएंगे। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम अभी भी तो मिले हैं। मैं तो इस इंसान को ठीक तरह से जानता भी नहीं हूं। ये जिए या मरे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, वीर का दिमाग उससे कहता है। लेकिन उसके पैर अभी भी अपनी जगह पर ही डटे रहते हैं, जैसे कि मानो उन्होंने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया हो। भले ही जितेश खन्ना कितने ही अनलकी क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं से भी एक बुरे इंसान नहीं है। इसके अलावा वो रुचिका के अंकल हैं। अगर मैं इस तरह से बेदिल होकर उन्हें यहां इस हालत में छोड़कर चला जाता हूं और इस वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो फिर क्या मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगा? मैं रुचिका को क्या जवाब दूंगा? इस गिल्ट के साथ कैसे जी सकूंगा? वीर का दिल उसके दिमाग की बात को नकारते हुए उससे कहता है, लेकिन ये इतने ज्यादा अनलकी हैं। अगर मैं इस समय किसी तरह से इनकी जान बचा भी लेता हूं तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये फिर किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएं और मारे जाएं। क्या फायदा होगा मेरा इन्हें बचाने का? एक बार फिर वीर का दिमाग उसके दिल के साथ आर्ग्यू करता है और अपने दिल और दिमाग के बीच की इस लड़ाई में पिसकर वीर का सिर फट रहा था। बस बहुत हो गया, फ्यूचर में जो हो सो हो, लेकिन इस समय मैं अपनी आंखों के सामने जितेश अंकल को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। फाइनली वीर अपने दिल की सुनता है और अपने दांत भींचते हुए पलटकर जलते हुए नरक की तरफ जाने लगता है। अगर जितेश खन्ना वीर के साथ साथ भाग रहे होते और वो एलियन उनके पीछे पीछे भाग रहा होता, तो वीर के मन में इस तरह के सेकंड थॉट्स नहीं आ रहे होते। जितेश खन्ना को अच्छे से पता था कि वो कितने अनलकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वीर के इंस्ट्रक्शंस को मानकर ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भाग रहे थे और अपने साथ साथ अपने पीछे पीछे उस एलियन को भी भगा रहे थे। इसी से साबित होता है कि जितेश खन्ना एक बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट इंसान थे, और ऐसे अच्छे और ऑनेस्ट इंसान को इस तरह से मौत के मुंह में छोड़कर जाना वीर के जमीर को कहीं से भी सही नहीं लग रहा था। फाइन, मैं बस अपना काम करूंगा, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मैं जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। कुछ एफर्ट उन्हें भी तो लेना होगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर एक गहरी सांस लेता है और अपना पीकॉक क्रॉसबो ड्रॉ करके उसमें रेवन फेदर बोल्ट लोड कर देता है। उसके बाद वो जितेश खन्ना के पीछे भाग रहे उस गुस्सैल एलियन को अप्रोच करने लगता है। इस समय पूरा का पूरा मिस्ट्री आइलैंड आग की लपटों से घिरा हुआ था और टीरेक्स एलियन के मुंह से निकली आग की लपटें उस शेल्टर को कंपोज करने वाले सख्त मेटल स्ट्रक्चर्स को मेल्ट करने लग जाती हैं। इसके अलावा उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। जितेश खन्ना चाहकर भी उस एलियन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कुछ जगहों पर जल भी गई थी। साथ ही साथ उनके कपड़ों में भी कई जगह छेद हो गए थे और उनके बाल भी झुलस गए थे। लेकिन अपनी खराब किस्मत के बावजूद जितेश खन्ना एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे। भले ही इस समय उनकी कंडीशन देखने में बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो बिना किसी चोट के अच्छे खासे समय तक उस टीरेक्स एलियन से आगे निकलने में कामयाब हो गए थे। हाँ, देखने में वो इस समय बेचारे से जरूर लग रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी के जख्म बस माइनर थे और ऐसे नहीं थे जिन्हें जल्दी से भरा ना जा सके। वीर भी कोई लापरवाह इंसान नहीं था और यही वजह थी कि वो पहले उस एरिया का अच्छे से सर्वे कर लेना चाहता था, ताकि वो जितना ज्यादा सेफली हो सके उतनी ज्यादा सेफ्टी के साथ उस एलियन को अप्रोच कर सके। वीर किसी बेवकूफ की तरह बस सीधा उस एलियन पर अटैक करना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि वो अच्छे खासे डिस्टेंस से सारा नजारा ऑब्जर्व कर रहा था। हालांकि ये बात और थी कि अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वीर को रियलाइज हो गया था कि जितेश खन्ना वाकई में कितने ज्यादा अनलकी हैं। इनफैक्ट वीर को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे या क्यों वो टीरेक्स एलियन इतनी शिद्दत से जितेश खन्ना को पकड़ना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस एलियन की जितेश खन्ना से पिछले जन्म की कोई दुश्मनी हो, जिसे वो इस जन्म में पूरा करना चाहता हो। सच में ये बहुत ज्यादा अनलकी हैं। बिना किसी एफर्ट के ही ये बुरी किस्मत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक गहरी सांस लेता हुआ वीर सब कुछ दूर से देखते हुए मन ही मन सोचता है। कुछ देर तक
ऑब्जर्व करने के बाद भी वीर को उस टीरेक्स एलियन के शरीर पर एक भी वीक स्पॉट्स नजर नहीं आते हैं, जैसे कि वीर ने पहले भी नोटिस किया था। उस टीरेक्स एलियन की पूरी बॉडी इस समय लाल रंग के स्केल से कवर्ड थी और उसे देखकर वीर को यह समझने में देर नहीं लगती है कि उस एलियन की बॉडी को छेद पाना आसान नहीं होगा। हालांकि यह बात और थी कि भले ही वो एलियन स्पीड में कितना ही ज्यादा फास्ट क्यों ना हो, लेकिन सुपर एलियन होने के हिसाब से वो अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। जहां एक तरफ वो रेवन जैसी चिड़िया स्पीड में बहुत ज्यादा फास्ट थी, वहीं ये टीरेक्स एलियन स्पीड में उस रेड क्लाउड डोंकी से भी कहीं ज्यादा स्लो था। इस एलियन की ऐसी स्पीड के साथ एक बात की तो गारंटी है कि मुझे इस बात का डर नहीं रहेगा कि ये एलियन मुझे दबोच सकता है। ठीक है, लेट्स सी मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच पाता हूं या नहीं। इस समय शेल्टर के पैलेस के रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हुआ वीर मन ही मन सोचता है और फिर अगले ही पल वो अपना क्रॉसबो उठाता है और टीरेक्स की तरफ एम कर लेता है। जैसे ही वीर को उस टीरेक्स एलियन की आंख का एक क्लियर शॉट मिलता है, वो तुरंत ही ट्रिगर दबा देता है और फिर पैंग। 50 मीटर के डिस्टेंस से वीर रेवन फेदर बोल्ट को उस टीरेक्स एलियन की तरफ फायर कर देता है। वीर का निशाना एकदम अचूक था और यही वजह थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 100% गारंटी के साथ सीधा टीरेक्स की आंख पर जा लगेगा। लेकिन इससे पहले कि वो रेवन फेदर बोल्ट उस टीरेक्स एलियन की आंख पर लग पाता, वो एलियन तुरंत ही अपनी पलक झपकाकर अपनी आंख को शील्ड कर लेता है और फिर टोंग। वीर का रेवन फेदर बोल्ट आंख के अंदर तो जाता है, लेकिन उस एलियन की आईलिड बहुत ही मोटी थी और यही वजह थी कि वो रेवन फेदर बोल्ट बस उसकी आईलिड पर ही अटका रहता है और उसकी एक्चुअल आंख में किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। वीर नोटिस करता है कि उस टीरेक्स एलियन की आईलिड में एक भी स्केल्स नहीं थे और इसी से यह बात साफ पता चल रही थी कि उसके शरीर का वो हिस्सा उसके बाकी की बॉडी के मुकाबले कमजोर है। अचानक से अपनी आईलिड में लगे रेवन फेदर बोल्ट की वजह से वो टीरेक्स एलियन झटके से पीछे की तरफ हो जाता है और फिर अगले ही पल वो एलियन दर्द में चिल्लाता है और बैटलफील्ड के अक्रॉस से वीर को देखते हुए अपने नथुने फुलाने लगता है। टीरेक्स एलियन का ध्यान अपनी तरफ होता हुआ देखकर वीर तुरंत ही भागने लग जाता है और दूसरी तरफ वो टीरेक्स एलियन जितेश खन्ना का पीछा छोड़कर वीर के पीछे पीछे भागने लगता है। वीर को इस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि एक बड़ा सा फ्लेम थ्रोअर उसके पीछे पीछे आते हुए उसके और भी ज्यादा से ज्यादा करीब आने लगता है। साथ ही साथ वीर को अपने आसपास की हवा भी और ज्यादा से ज्यादा गर्म होती महसूस होने लगती है और उसके कपड़ों का सॉफ्ट फैब्रिक देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल आग की लपटों में झुलस जाएंगे। वीर बेटा, नहीं, वीर भाई, तुम इंसानियत की एक कमाल की मिसाल हो। तुम्हारी दरियादिली का कोई अंत नहीं है। अब मुझे पता था, इनफैक्ट पूरा विश्वास था कि तुम इस खूनी खतरनाक एलियन के शिकंजे में मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाओगे और तुम मेरे इस विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। वीर का मदद करने का यह जेस्चर जितेश खन्ना के दिल को छू गया था और यही वजह थी कि वो इस समय बैटल ग्राउंड के अक्रॉस से वीर की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। अब मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं, आप मेरी तारीफ करना छोड़िए और फिलहाल ये देखिए कि आप एक और बार इसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हो क्या। मैं देखना चाहता हूं कि मैं इसकी आंख पर कुछ और हिट मार सकता हूं क्या, कुछ अच्छी किस्मत के साथ। एक्चुअली मेरी अच्छी किस्मत के साथ हम इस मनहूस चीज का अंत कर सकते हैं। जितेश खन्ना की बात सुनकर वीर बैटलफील्ड की दूसरी तरफ से तेज आवाज में जवाब देता है, तुम्हारी मदद करना मेरी खुशकिस्मती होगी वीर बेटा। वीर की बात सुनकर जितेश खन्ना उसकी बात से अग्री करने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करते हैं। वीर ने एक्सपेक्ट किया था कि उस टीरेक्स एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जितेश खन्ना एक बो बुलाएंगे और कुछ नहीं तो कम से कम एक भाला ही उस एलियन की तरफ फेंकेंगे। लेकिन वीर उस समय बहुत ज्यादा हैरान रह गया था जब उसकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जितेश खन्ना सुलगते हुए मेटल शेल्टर में से मेटल का एक टुकड़ा उठाते हैं और उसे उस टीरेक्स एलियन की तरफ फेंकते हैं और फिर पैंग, वो मेटल का टुकड़ा उस टीरेक्स के शाइनी रेड स्केल्स के अगेंस्ट जा लगता है। हालांकि ये बात और थी कि उससे उस टीरेक्स एलियन को जो डैमेज हुआ था वो किसी गुदगुदी से कम नहीं था, लेकिन जो भी था
जितेश खन्ना का यही एक्ट उस एलियन का ध्यान वीर की तरफ से हटाकर उनकी तरफ खींचने के लिए काफी था, और इसीलिए वो टीरेक्स एलियन पलटकर जितेश खन्ना को देखता है और एक बार फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इस तरफ। यू डम डॉगी, मैं यहां हूं, आओ पकड़ो मुझे, मैं बहुत ही कमाल का टेस्ट करता हूं। जितेश खन्ना उस टीरेक्स एलियन को चिल्लाते हुए कहते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस टीरेक्स एलियन का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए वो नीचे झुककर अपनी कमर भी मटकाते हुए गाना गाने लगते हैं। जितेश खन्ना के कपड़े काफी हद तक झुलस गए थे और यही वजह थी कि वीर को उनके शरीर का अच्छा खासा हिस्सा नजर आ रहा था। कहां फंस गया मैं? जितेश खन्ना को नाचते हुए अपने खुद के बॉटम को बोंगोस के पैर की तरह स्लैप करता हुआ देखकर वीर एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन अपनी सिचुएशन को कोसने लगता है। यह आदमी पागल है क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि यह वाकई में रुचिका का अंकल ही है। इस तरह बचकानी हरकतें, वो भी तब जब ये रुचिका से 20 साल बड़े हैं। इन्हें बस उस टीरेक्स एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। उसके लिए क्या यह सब कुछ करना जरूरी था? ये बस उसे मारकर भाग नहीं सकते क्या? कैसे कैसे नमूने हैं रुचिका की फैमिली में। होपलेस होकर अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखते हुए वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन जहां एक तरफ जितेश खन्ना कार्टून जैसी हरकतें कर रहे थे और वीर होपलेस फील कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो टीरेक्स एलियन इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। अगले ही पल वो एलियन आसमान की तरफ देखते हुए गुर्राता है और फिर एक बार फिर से अपने मुंह से जितेश खन्ना के ऊपर आग की लपटें छोड़ता है। आधी दूर आग में झुलसते हुए जितेश खन्ना पागलों की तरह भागना शुरू कर देते हैं और वो टीरेक्स एलियन उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। डैम इट! लेकिन चलो कम से कम ये काम तो कर गया। हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए वीर मन ही मन सोचता है। कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर लगने लग गया था कि जितेश खन्ना की ये हरकतें देखकर कहीं वो टीरेक्स एलियन वापस से वीर का ही पीछा ना करने लग जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली हुआ वैसा ही जैसा होना वीर ने एक्सपेक्ट किया था। वीर बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज तुम्हें जो कुछ भी करना है वो जल्दी करो। मैं यहां जिंदा रोस्ट हो रहा हूं। जितेश खन्ना जितनी ज्यादा तेज हो सके उतनी तेज भाग रहे थे और साथ ही साथ वो अपने हाथों से अपने बॉटम में लगी आग को भी बुझाने की कोशिश कर रहे थे। होल्ड ऑन जितेश अंकल, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वीर अपना पीकॉक क्रॉसबो उठाता है और एक बार फिर से उस टीरेक्स एलियन की आंख पर निशाना साधता और फिर पैंग! वीर एक बार फिर से टीरेक्स की आईलिड पर बोल्ट फायर करता है, लेकिन एक बार फिर से वो टीरेक्स एलियन अपनी पलक झपका देता है और नतीजतन वीर का रेवन फेदर बोल्ट एक बार फिर से पूरी तरह से उसकी आंख के अंदर पियर्स नहीं हो पाता है। लेकिन वीर की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करते हुए जितेश खन्ना चीखते चिल्लाते हुए तुरंत ही मेटल के और टुकड़े उठाकर उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी तरफ फेंकते हैं। वो टीरेक्स एलियन वीर को केवल 1 सेकंड के लिए देखता है और एक बार फिर से जितेश खन्ना के पीछे भागना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही जितेश अंकल, कम ऑन, आप ये कर सकते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वीर चाहकर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर पिछले जन्म में जितेश खन्ना ने ऐसे कौन से ही पाप कर दिए थे कि इस जन्म में उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी। लेकिन फिर भी जिस जिगरे और कम एफर्ट के साथ जितेश खन्ना इस समय उस टीरेक्स एलियन का ध्यान भटका रहे थे, वो वाकई में तारीफ के काबिल था। और अब जब वो टीरेक्स एलियन एक बार फिर से जितेश खन्ना का पीछा करने लग गया था, तब वीर एक बार फिर से टीरेक्स की आंख पर स्ट्राइक करने के परफेक्ट मौके की तलाश में लग जाता है। भले ही वो टीरेक्स एलियन स्पीड में तेज नहीं था, लेकिन फिर भी उस सुपर एलियन के रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा स्लो नहीं थे। और शायद यही वजह थी कि हर बार वीर के बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल शॉट्स लेने के बावजूद वो एलियन हमेशा ही उन रेवन फेदर बोल्ट्स को अपनी आईलिड से पकड़ लेता था। कुछ बोल्ट्स तो सीधा उस टीरेक्स एलियन के स्केल से डिफ्लेक्ट होते हुए उसके द्वारा डॉज कर दिए गए थे। वीर अच्छे से जानता था कि उस टीरेक्स की बॉडी में कहीं और से पेनिट्रेट करने की कोशिश भी करना पूरी तरह से बेकार होगा।
क्योंकि उसके बोल्ट से अगर उस टीरेक्स एलियन को ज्यादा से ज्यादा कोई नुकसान पहुंचेगा तो वो बस इतना कि उस एलियन की बॉडी पर बस एक सफेद स्क्रैच मार्क आ जाएगा, जिसके बाद उसके रेवन फेदर बोल्ट्स जमीन पर गिर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस समय जितेश खन्ना किसी तरह से बस खुद को संभाले हुए थे। उस टीरेक्स एलियन के मुंह से निकली आग की लपटों ने उनकी बॉडी का अच्छा खासा हिस्सा घेर लिया था, जिसकी वजह से अब उनकी बॉडी पर अच्छे खासे बड़े बड़े छाले पड़ना शुरू हो गए थे और इस वजह से अब जितेश खन्ना के लिए आगे भाग पाना मुश्किल होता जा रहा था। वीर बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी लिमिट के भी आगे पहुंच चुका हूं। अगर तुम इस ओवरसाइज डॉगी को मारने की सोच रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि तुम प्लीज ये जल्द से जल्द करो। भागते हुए जितेश खन्ना चिल्लाते हुए वीर से कहते हैं, जितेश अंकल, प्लीज कुछ देर तक और टिके रहिए, बस कुछ देर और। जितेश खन्ना से इतना कहते समय वीर ने एक बार फिर से अपना क्रॉसबो उठा लिया था और वो टीरेक्स की आंख की तरफ एक और निशाना लगाने की तैयारी करने लगता है। अब तक डार्ट बोर्ड के डार्ट्स की तरह करीब 1 दर्जन बोल्ट्स ऑलरेडी उस टीरेक्स एलियन की आईलिड पर लग गए थे। एक भी बोल्ट उस एलियन की आईलिड को पियर्स करके अंदर नहीं जा पाया था और इसीलिए उसकी एक्चुअल आई बॉल को चोट नहीं पहुंच पाई थी। और फिर पैंग, वीर के पीकॉक क्रॉसबो से एक और बोल्ट फायर होता है, इस बार और भी ज्यादा करीब से। वीर ने एक्सपेक्ट किया था कि उसका यह शॉट तो हर हालत में उस एलियन की आंख में जाकर लगेगा, लेकिन एक बार फिर से उस टीरेक्स एलियन की आईलिड उस रेवन फेदर बोल्ट को ब्लॉक कर देती है। और फिर अगले ही पल जब वीर एक बार फिर से रेवन फेदर बोल्ट को निकालने के लिए अपना हाथ अपने तरकस की तरफ बढ़ाता है, डर के मारे उसे मानो जैसे 440 वॉट का झटका लग जाता है जब वो ये नोटिस करता है कि उसका तरकस इस समय खाली है। वीर के सभी रेवन फेदर बोल्ट्स उसने फायर कर दिए थे, लेकिन जिस एलियन पर उसने वो सब के सब रेवन फेदर बोल्ट्स फायर किए थे उसके शरीर पर हल्की सी भी खरोच नहीं आई थी। लग गए, कोई बात नहीं वीर, तू बहादुर है और बहादुर मर्द मुसीबतों से पीछे नहीं हटते बल्कि उनका सामना करते हैं। तू भी ये कर सकता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वीर जानता था कि भले ही उसके बोल्ट्स ने उस एलियन को कोई चोट न पहुंचाई हो, लेकिन इस समय वो सभी बोल्ट्स उस एलियन की आईलिड पर अच्छी तरह से टिक गए थे और वीर के हिसाब से यही उसका वो गोल्डन चांस है जहां पर वो इस एलियन का काम तमाम कर सकता था। और यही वजह थी कि अगले ही पल खुद को मोटिवेट करने के बाद वीर तेजी से उस एलियन की तरफ भागना शुरू कर देता है। हालांकि उस टीरेक्स एलियन को जान से मारना इस समय वीर की प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वीर उसे मारना चाहता था और ऐसा वीर अपने लिए नहीं कर रहा था और न ही जितेश खन्ना के लिए कर रहा था, बल्कि आइस फील्ड में मौजूद कई शेल्टर्स और इन शेल्टर्स में मौजूद ढेरों लोगों के लिए कर रहा था। वीर अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो इस टीरेक्स एलियन को इस जगह को अपने लिए क्लेम करने देगा तो बस कुछ ही पलों का समय लगेगा और वो टीरेक्स एलियन नीचे आइस फील्ड्स में अपना आतंक मचाना शुरू कर देगा। सभी घर और शेल्टर्स जलकर राख हो जाएंगे और बिना किसी शक के जब भी उस टीरेक्स एलियन का स्नैक खाने का मन करेगा वो बेझिझक वहां मौजूद लोगों को खाने से पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह थी कि वीर उस टीरेक्स एलियन को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस एलियन को जान से मारने का उसका सबसे बड़ा मौका ऑलरेडी उसके हाथ से जा ही चुका था, इसलिए वीर अपनी किस्मत को थोड़ा और पुश करना चाहता था। और इसके बाद भी भले ही अगर वो इस टीरेक्स एलियन को जान से नहीं भी मार पाया तब भी एटलीस्ट पीछे हटने से पहले वो जितना हो सके उतना उसे नुकसान पहुंचा देगा, ताकि वो एलियन यहां मिस्ट्री आइलैंड वापस आने या नीचे आइस फील्ड्स पर नजर डालने की हिम्मत भी न करे। और अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर उस टीरेक्स एलियन को जान से मारने की तैयारी करने के लिए लंबी उम्र और जेड सन फोर्स को एक साथ कास्ट करता है और उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में अच्छी खासी तादाद में एनर्जी आ जाती है और उसके दिल के अंदर जनरेट होने वाली एनर्जी उसकी बॉडी के हर एक कॉर्नर को भर देती है। जितेश खन्ना के उस टीरेक्स एलियन के अटेंशन की स्पॉटलाइट को चुराने की वजह से वीर उस एलियन के बगल में भागने में कामयाब हो गया था और अगले ही पल वो कूदकर उस एलियन के ऊपर पहुंच गया था और पलक झपकते ही वो उस एलियन के सर के ऊपर होता है। टीरेक्स एलियन
वीर की प्रेजेंस को नोटिस करता है और पागलों की तरह वीर से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी पूंछ से उस पर वार करने लगता है। उस टीरेक्स एलियन के वार से बचने के लिए वीर प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल करके एरो को सिम्युलेट करता है, जो वीर को किसी अजीब चिड़िया की तरह टीरेक्स एलियन के ऊपर से उड़ाकर उसे उसकी पूंछ से डॉज करने में कामयाब हो जाता है। अपने हाथ एक सुनहरा मौका लगते देख वीर उस मौके का पूरा फायदा उठाता है और आगे बढ़कर उस एलियन की बोल्ट लगी आईलिड को किक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो टीरेक्स अचानक से ही पलट जाता है और वीर के अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही यह होता है, वीर अपने किक को कैरी करने के लिए हवा से स्ट्रेंथ बोरो करता है और अपने पैरों से 7 बार उस टीरेक्स एलियन की आंख पर मारने के लिए तैयार हो जाता है। वीर के अटैक्स को डॉज करने में नाकाम टीरेक्स एलियन बस अपनी आईलिड्स बंद कर लेता है, यह सोचकर कि वो उसकी आंखों को शील्ड कर सकेगा। लेकिन वो टीरेक्स ये बात नहीं जानता था कि वीर एग्जैक्टली यही चाहता था, और बस मौके का फायदा उठाते हुए वीर पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस एलियन की आईलिड पर लगे बोल्ट्स पर 7 बार किक मारता है। वीर के दोनों पैर इस समय किसी स्टील के हथौड़े के जैसे थे और यही वजह थी कि 7 स्ट्राइक्स के साथ वो रेवन फेदर बोल्ट्स उस टीरेक्स एलियन की आई बॉल में गहराई से चले जाते हैं और फिर वो टीरेक्स एलियन आसमान की तरफ देखते हुए एक आखिरी बार चिल्लाता है और उसकी बर्बाद हो चुकी आंख में से खून बहना शुरू हो जाता है। वीर के 7 हिट्स की वजह से उसके पहले वार किए गए रेवन फेदर बोल्ट्स उस टीरेक्स एलियन की आंख में बहुत ही ज्यादा गहराई में चले गए थे।